बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से ख़ुसूसी नशरियात हम साथ हैं तुम्हारे में। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं और बरकतें हैं और रहमतें हैं, उनका इंसान हर घड़ी हर लम्हा शुक्र भी अगर अदा करता रहे तो वो इंसाफ नहीं कर सकता। इस पे शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला आपको साहिब हैसियत बनाए और इस काबिल बनाए कि आप दूसरों की मदद कर सकें, मैं समझती हूँ इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं हो सकती। पाकिस्तान में जो इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल हम देखते हैं, और सैलाब की वजह से 70% से, ये मैं नहीं स्टैट्स कह रहे हैं, और मैंने एक नशिस्त में पहले भी कहा था कि अल्लाह करे मेरे स्टैट्स गलत हों, कि 70% से ज़ायद पाकिस्तान जो है सैलाब के नज़र जो है हुआ है। और पाकिस्तान के किसी एक सूबे को सैलाब ने हिट नहीं किया, पाकिस्तान के हर सूबे को बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली सैलाब ने हिट किया है। और जिस तरीके से तबाहकारियाँ हमें देखने को मिलती हैं, ये वो लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी बाइज़्ज़त तरीके से खाया करते थे। ये वो लोग हैं, याद रखिएगा, कि जिनके सर पे छत बहुत आराम से थी। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों की ज़रूरियात को नहायत खुश असलूबी के साथ और बड़े पुरइत्मीनान तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वक्त और हालात बदलते हुए ख़वातीन और हज़रात देर नहीं लगती, और अब ये वो लोग हैं कि जिनको हमारी मदद की, हमारी हौसले की और हमारे ताउन की ज़रूरत है। खुदारा, एक रिश्ता इंसानियत का रिश्ता होता है। ख़वातीन और हज़रात, खून के रिश्ते से बढ़कर जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है इंसानियत का रिश्ता। सो इंसानियत के रिश्ते और जज्बे के तहत हमने एक होके, मुत्तहद होके पूरी दुनिया को ये बताया भी है। हम जब ज़लज़ले की 2005 में जो ज़लज़ला आया उसमें हम मुत्तहद हुए, हमने बताया पूरी दुनिया को कि किस तरीके से हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम में हम बच्चों की बात करते हैं, हम अपने नौजवान नस्ल की बात करें, बड़ों की बात करें, इनफरादी सतह पे किस किस तरीके से हम लोग एफ़र्ट करते हैं अपने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। फिर 2010 में जब सैलाब की सूरत हाल आई, और जब वो हमने सैलाब की सूरत हाल देखी, तो हमें लग रहा था कि इससे बड़ा तो कोई कुदरती आफत आ नहीं सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सैलाब इस साल आया है, बदकिस्मती से ये बड़े पैमाने का है। हुकूमती सतह पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हम शहबाज शरीफ साहब की जब हम बात करते हैं तो उनकी काविशों को, कोशिशों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस तरीके से हर एक इलाके का जहाँ पे सैलाब अफेक्ट किया है, लोगों से पर्सनली 1-on-1 मिल के ज़िंदगी में। ख़वातीनों के साथ हमेशा एक बात याद रखिएगा, हौसला देना, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों को ना सिर्फ हौसला दिया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड बनाया है, जिस तरीके से पर्सनली जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं मुअज़्ज़ज़, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, जितने भी काबीना के अफराद हैं मुअज़्ज़ज़, वो जिस तरीके से पर्सनल सुपरविजन में तमाम की तमाम इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं, वो काबिल सताइश है। और हम अपनी हुकूमत के साथ जितने भी इदारे हैं, और फिर जब हम इदारों की बात करते हैं तो हम पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं, हम अपनी आर्मी को सलाम पेश करते हैं, पाक नेवी के जवानों को सलाम पेश करते हैं, पाक के आर्म्ड फोर्सेस को हम सलाम पेश करते हैं कि जिस अंदाज के साथ अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर हमेशा जब इस मुल्क को, इस कौम को अपने जवानों की ज़रूरत हुई है, तो एक लम्हा, एक घड़ी अपने बारे में नहीं सोचा। और हम उन इदारों को सलूट पेश करते हैं जो शाना बशाना हुकूमती इदारों के साथ खड़े हैं और जिस तरीके से रेस्क्यू के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और ख़वातीन हज़रात, आपको ये मैं ज़रूर बताती चलूँ कि वज़ीर आज़म साहब की अपील पर दोस्त ममालिक भी इमदाद भेज रहे हैं, जिसमें टर्की हमने देखा, UAE की हम बात करें, सऊदी अरब की बात करें, बहरीन के अलावा अमरीका और यूरोप के ममालिक भी इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ हो तो चुका है और इमदादी सरगर्मियाँ आ भी रही हैं। जितने भी स्टैट्स एंड फिगर्स होते हैं ख़वातीन हज़रात, जितने कंसर्न्ड लोग होते हैं, उनसे अगर जानें तो ज़्यादा बेहतर होता है। सो आज की ये जो खसूसी नशिस्त है, हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे तमाम के तमाम बहन भाई, उनकी हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तारुफ़ की तरफ बढ़ते हुए, मेरी पहली मेहमान शख्सियत जो हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारी इज़्ज़त से नवाजा और इनफरादी सतह पे लोगों के दुख दर्द को समझती हैं, और आज दिल की बातें इनके साथ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम संगीता साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, हमारी ये जो नशरियात है हम साथ हैं तुम्हारे, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के तमाम चैनल्स पे, PTV होम पे, PTV न्यूज़ पे, PTV ग्लोबल पे, PTV नेशनल पे बराह रास्त देखी जा रही है। और यकीन जाने दिल की कुछ आज बातें होंगी और हमने कोशिश करनी है और ये काविश करनी है कि किस तरीके से हम मिल के अपने बहन भाइयों की मदद कर सकें। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बात मेंशन करना चाहूँगी, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की फ़ैमिली का हिस्सा होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह PTV ने हमेशा जब जब इस मुल्क को PTV की ज़रूरत हुई है, एक हुकूमती सतह पे एक मदर इंस्टीट्यूशन, माँ का जब लफ्ज़ आ जाता है तो माँ होने का फ़र्ज़ ये इंस्टीट्यूशन इदारा अदा करता है। सो ये खसूसी नशरियात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, आप खसूसी प्रोग्रामिंग्स देख रहे हैं, जिस तरीके से कवरेज की जा रही है ये भी काबिल सताइश है। मेरी अगली मेहमान शख्सियत हैं जी खालिद मसूद फ़ारूका साहब, डायरेक्टर हैं प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। साथ तशरीफ़ रखती हैं जी यंगस्टर्स की नुमाइंदगी करते हुए 50% से ज़ायद हिस्सा हमारे मुल्क का यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है। इनफरादी सतह पे ये और इनकी टीम किस तरीके से काम करें सैलाब ज़दगान के लिए, ये हम जानेंगे। अलीना हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और जो ये काम कर रही हैं हम इनसे कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ जी फैज़ान अली ख़ान टैलेंटेड सिंगर हैं और इनको भी हमने दावत दी, हमने कहा कि यंगस्टर्स की नुमाइंदगी करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। सर खालिद साहब, आपसे हम स्टार्ट करेंगे। सर मैं थोड़ी ज़रा जज्बाती सी हूँ, मैंने जिस तरह ओपनिंग में भी कहा कि अल्लाह करे मेरे स्टैट्स ही गलत हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70% से ज़ायद हिस्सा पाकिस्तान का, जो पूरे पाकिस्तान का, वो इस सैलाब की नज़र हुआ है बदकिस्मती के साथ। सर ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं अभी? जी बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने का। PDMA की तरफ से मुझे भेजा गया है कि गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए आपके शो में, और आप एक अच्छे मकसद के लिए ये एक PTV ने शो ऑर्गेनाइज़ किया है। जी सर थोड़ा ऊंचा अगर आप बोल। जी हाँ, एक अच्छे मकसद के लिए PTV ने ये शो ऑर्गेनाइज़ किया है, तो उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन जो हो सकती है वो हम देने को तैयार हैं। अच्छा, इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ जैसे आपने बताया, अगर रकबे के हिसाब से देखा जाए तो नो डाउट 70%, 60-70% के करीब एरिया ऐसा है जो अफेक्ट हुआ है। एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से लकीली ये है कि बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड, क्योंकि पंजाब है, दूसरे नंबर पे सिंध है। सिंध बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, और बलूचिस्तान और KP की, बलूचिस्तान का वास्ट एरिया है रकबे के हिसाब से, उधर जितना भी फैलाव आया है पॉपुलेशन थोड़ी कम मुतासिर हुई है। लेकिन उस पॉपुलेशन के मुतासिर होने में फिर ये है कि उनके जो सोशो इकनॉमिकल स्टेटस है वो थोड़ा सा पंजाब या KP की से मुख्तलिफ है, इसलिए उसका इम्पेक्ट वहाँ ज़्यादा भी आया है। अगर आप स्टैट्स की मैं दो चीज़ों पे फोकस करके बात करूँ तो अभी मैं आते हुए रिपोर्ट एक देख रहा था जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पूरे नेशनल लेवल पे जनरेट करते हैं सिचुएशन रिपोर्ट, तो 14 लाख से ज़्यादा घर जो है ना वो डैमेज हुआ है। 14 लाख घर। इसी तरह दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर होता है वो है डेथ्स का। सही। तो आप डेथ्स को अगर देखें तो इस वक्त 1200 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं जो रिपोर्टेड हैं इस वक्त तक। मे बी ये इसका नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, रिपोर्टेड हैं जो अभी तक ऑन रिकॉर्ड सरफेस पे आ चुकी हैं चारों सूबों से। तो इससे आपको एक क्वांटम को समझने में आसानी होगी कि डेवस्टेशन की लेवल क्या है। फिर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट का है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके सड़कें, नहरें, पुलें ये आ जाती हैं। बाज़ जगहों पे हॉस्पिटल्स वगैरह थे, स्कूल्स थे, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, वो तो बहुत सारा का सारा। बिल्कुल सही। सर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी, कि पंजाब में सबसे ज़्यादा कौन कौन से एरियाज़ हिट किए हैं और किस किस तरीके से जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के हवाले से आप लोग प्लान करें। लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ख़वातीन हज़रात अपनी इनफरादी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए तमाम लोग जो हैं वो काम करें। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारी वो सेलिब्रिटी मौजूद हैं कि हम इनकी आवाज़ से हमेशा मुतासर हुए, हम इनकी एक्टिंग से मुतासर होते हैं, लेकिन एक रोल मॉडल भी हैं। और रोल मॉडल इसलिए है कि फ्लड इफेक्टीज़ के लिए जिस तरीके से ये काम कर रही हैं, हमने इन्होंने प्रोग्राम आना था, बल्कि प्रोग्राम में आना था, लेकिन हदीका कियानी साहिबा जो हैं वो इस वक्त बलूचिस्तान में गालिबन मौजूद हैं और हमने कहा कि टेलीफोन लाइन पे बात करके इनसे ज़रा जाने सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम हदीका। जी वालेकुम अस्सलाम।
खदीका कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र। खदीका, आपका एक तो बहुत शुक्रिया, और मैं समझती हूँ बड़ी काबिल सताइश बात है जिस उम्दगी के साथ आपने इंडिविजुअली और फिर आपका पूरा का पूरी एक टीम है, आप उसको सुपरवाइज खुद करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त आप बलूचिस्तान में मौजूद हैं, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या? नहीं, इस अच्छा, टाइम मैं बलूचिस्तान में मौजूद नहीं हूँ। ठीक मैं है। बलूचिस्तान का मेरा प्लान है, उसको मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओपन नहीं कर सकती कि वो मैंने प्लान कब ठीक। किया है। बिल्कुल आप ठीक। समझ लें कि वेरी सून। अच्छा, ओके, ठीक। जी, लेकिन अभी आज कल मेरी जो है ना वो सामान का भी पहला जो ट्रांच है वो गया है बलूचिस्तान साइड पे। ठीक है। और मैंने जो है ये काम तकरीबन समझ लें कि 11 अगस्त जब मेरी बर्थडे थी तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था, उस वक्त प्लान कर लिया था कि मैंने, क्योंकि इट स्टार्टेड ऑफ विद बलूचिस्तान में उस वक्त सैलाब बहुत बुरे तरीके से हिट सही। किया था, और उसके बाद KPK में आया, और भी ज़ाहिर है सिंध में सैलाब आया, हमारे साउथ पंजाब में आया। लेकिन मैंने एक नीयत बांधी थी अपनी बर्थडे वाले दिन, और अपनी अम्मा को, वालदा को भी बताया था और उसमें शामिल किया था, क्योंकि वो उस टाइम थोड़ी सी कॉन्शियस हालत में थी। अब वो कॉन्शियस हालत में नहीं है, तो मुझे पता था कि अम्मा कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, उनका हमेशा से ये होता है कि मैं अपने नाम को और जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है उसको सही तरीके से अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करूं, और एक इंसानियत के लिए। तो मैंने उनको ये खबर बिल्कुल सुना दी थी कि मैं एक वसीला राह के नाम से अपनी एक कैंपेन करूंगी, और फिर अभी मेरी फाउंडेशन जो है वो प्रोसेस के अंदर है रजिस्ट्रेशन के। बट मैंने ये काम तकरीबन 11 अगस्त से शुरू किया हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की सपोर्ट के साथ मेरा सामान जो है वो पहुंच गया, यानी कि अभी रास्ते में है बलूचिस्तान के तेरा मुराद जमाली के। और इसमें मेरी मदद जो है, ये सामान किस तरह इतना इकट्ठा हुआ है, तकरीबन ये सामान 100 टन का सामान है, और 3 बोगीज जो हैं वो फुली लोडेड हैं, और उसमें प्रॉपर सेगमेंट्स बने हुए हैं खाने पीने की चीज़ों के, कपड़ों के, और ये जो रज़ाइयाँ गद्दे अलहदा से रखे हुए हैं, और उसमें टेंट का एक अलहदा से हम लोगों ने पूरी बोगी टेंट से भरी हुई है। इसमें पंजाब रेंजर्स ने मेरा बहुत साथ दिया है, और बैकअप में पाकिस्तान आर्मी जो है उनका साथ मेरे साथ है, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुना था कि कंटेनर्स और ट्रक्स जो हैं वो उनमें मतलब वो लूटे जा रहे हैं और सिक्योरिटी ठीक नहीं है। सही। और अब डिजिटल मीडिया का भी मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजिटल मीडिया को भी उठानी चाहिए, क्योंकि अगर एक वाकया ऐसा हुआ है तो उसको हर ब्लॉग जो है वो 2-2, 3-3 दिन के बाद जब लगाएगा, नहीं, अभी वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है कि हम बैठ के, बिल्कुल आई एग्री, टोटली एग्री। हाँ, और लोग जो है ना वो उस एक खबर को तीसरे दिन में भी जब सुन रहे हैं, वो रिपीट हो रही है, तो वो इतना डेंजरस बात है कि हमारे लोग फिर एक एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं नहीं नहीं हमने तो जो देना है सामान वो तो अब लूटा ही जाएगा, इसलिए नहीं वो बिल्कुल मैं आई एग्री। लेकिन मेरी और मेरी टीम की, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। ये जो आप नेकी का काम कर रही हैं, अल्लाह ताला खुद बरकत लेके आता है जब इंसान पहला कदम होता है, उसके बाद आप देखें अल्लाह ताला खुद बरकत लेके आता है, रास्ते हमारे होते हैं। बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पे हदीका कियानी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अलीना, फिर आप भी काम कर रही हैं, आपकी टीम भी काम कर रही हैं, मुझे बताइएगा कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आपने पर्सनली, फिर आपने कहा आप किश्तियों में खुद गई हैं, थोड़ा सा बताइएगा इस डिटेल के बारे में। सबसे आपका आई थिंक जो इमरजेंसी रिस्पांस था वो था कि हमने 1000 इमरजेंसी रिलीफ पैकेजेस लेकर जाने हैं राजनपुर के अंदर, और वहाँ पे जाके जो फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। हमारी टीम गई थी वहाँ पे, सब साथ मिल के गए, और हमने 2 तहसीलों के अंदर काम किया राजनपुर की। एक तहसील रोजान मज़ारी थी और एक तहसील फाजिलपुर थी। ठीक है। तहसील रोजान मज़ारी के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 600 इमरजेंसी रिलीफ पैकेजेस, और फाजिलपुर के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 450 पैकेजेस में क्या क्या कुछ है लीना इस वक्त, क्या क्या आपको बेहतर पता होगा, फिर सर से भी जानेंगे कि क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें दरकार हैं जो ज़रूरी जो हमारे इमरजेंसी रिलीफ पैकेजेस में चीज़ें थी उसके अंदर सबसे मेन तो था फूड। ठीक है। देयर वाज वन ड्राई फूड हैम्पर जिसके अंदर खजूरें थी, चने और मखाने थे, बिस्किट्स थे, जूसेस थे, क्योंकि वो फौरी तौर पे बंदा लेके खा सकता है, एंड इट्स इजी टू स्टोर, इट्स हेल्दी। तो ये फूड हैम्पर में ये चीज़ें थी। ड्राई राशन किट के अंदर हमारे आटा, चीनी, घी, चावल, 3 किस्म की दालें थी, दाल चना, दाल मसूर और दाल मूंग थी, एंड उसके अलावा मसाला जात थे। ठीक है, बिल्कुल सही। और
ہیلتھ کیئر کے اندر وی ہیڈ مسکیٹو ریپیلنٹس ٹھیک ہے. اور اسکیبیون لوشن، کیونکہ واٹر پانی اتنا گندا ہے کہ جو جلد کی بیماریاں ہیں وہ ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اور بچوں اور سب کو ہوئی بھی ہوئی ہیں. لائک وی ہیو سین اٹ ود آور اون آئیز کہ جانوروں کو بھی دانے نکلے ہوئے ہیں اور بچے بھی بیمار پڑے ہوئے اور ہیں. جو کھڑا پانی ہے اس میں یعنی کتنے جانور ہیں سر جو آلریڈی وہ دے آر ڈیڈ اور وہ اسی پانی کے اندر ہیں، بھی تو ان کو نکالنا، اور کتنا پانی کنٹامنیٹڈ ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. بالکل اور صحیح. شیلٹر میں اس کے علاوہ ہم نے چٹائیاں دی ہیں ان کو. وی آلسو پلان ٹو ٹیک واٹر پروف ٹینٹس ود اس، لیکن وہ ہمارے انشاءاللہ نیکسٹ ڈسپیچ کے اندر جاری ہوں گی. اینڈ بی شیئرنگ کے آگے ہم کیا کر رہے ہوں گے. لیکن ریلیف پیکیجز کے اندر ہماری یہ چیزیں تھیں. اور ہم نے اور بھی بہت سی کچی آبادیاں رجحان مزاری کے اندر، کچی آبادیوں کے اندر ہم نے وزٹ کیا کشتیوں پہ بیٹھ کے. جو ولیجز تھے وہاں کے، اس کا نام تھا موزہ واہ مچ گاہ، جہاں پہ بالکل اس طرح تھا کہ ایک دریا ہے اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے گھر ٹوٹ گئے ہوئے ہیں، برے حالات ہیں. اینڈ جسٹ ویٹنگ، بس کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ جائے، کوئی امید کی تلاش میں، امید کا دامن نہیں چھوڑا. بالکل ایسے ہی. اور کافی ڈپریسنگ تھا یہ چیز دیکھنا. اور جب ہم مطلب جا کے دیکھتے تھے تو ان کی چہرے پہ جب مسکراہٹ ہوتی تھی وہ دیکھ کے خوشی بھی ہوتی تھی. لیکن اس طرح دس از ہاؤ وی ڈسٹریبیوٹیڈ 600 پیکیجز ان رجحان مزاری. اینڈ آلسو لائک ٹو تھینک دی اتھارٹیز اوور دیئر جنہوں نے ہمیں سیکیورٹی دی. صحیح. کیونکہ ورنہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جاتی ہے. نہیں بالکل. اور میں سمجھتی ہوں ہر ادارہ بہت عمدگی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہا ہے. ایک بڑی قابل ستائش بات ہے. آپا اس ملک کو جب جب ضرورت ہوئی ہے اپنے لوگوں کی، اپنوں کی، اس دھرتی ماں کو بالکل جب جب ضرورت ہوئی ہے تو پھر لوگ بڑھ چڑھ کے، جذبہ بہت ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ. بہت جذبہ ہے ماشاءاللہ، بہت جذبہ ہے. اور سب سے پہلے آپ اپنے اوپر ہی دیکھیں نا کہ اگر آپ کا بچہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوگا تو آپ کو کتنی تکلیف ہے. تو میں نے وہ تصویر دیکھی، یقین مانے میرے آنسو آ گئے کہ ایک بچہ مٹی سے نکال کے وہ گھاس جو ہے وہ کھا رہا تھا. وہ میں دیکھ ہی نہیں سکی. تو میں نے تو ٹی وی دیکھنا بند کر دیا کیونکہ دیکھ کے نا دل پھٹنے لگتا ہے. اب اس عمر میں کیا کر سکتی، دعا ہی کر سکتی ان کے لیے. بالکل. خاص طور پہ فوج ہماری بہت ہیلپ کر رہی ہے الحمدللہ. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ جگہ جگہ کیمپ لگائے ہوئے. خدارا اپنے لیے نہ سوچیں، آپ نے مرنا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں لے کے جانا. ایسا ہی ہے. جن کو ضرورت ہے ان کو بانٹیں. میں سمجھتی ہوں ینگسٹر جو ہے نا وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان میں نیت ان کی صاف ہے. اور جو بزرگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف کیمپ لگائے اپنے گھر کے لیے، اپنا گھر بھرنے کے لیے. تو خدارا ان کے لیے سوچیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ خدارا ان لوگوں کے لیے سوچیں جو وہاں پر بیٹھے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور خواتین و حضرات، یہ وہ وقت ہے کہ آپ نے اپنی ذات کی نفی کر کے دوسروں کی بھی نہیں، آپ کے اپنے بہن، آپ اپنا سمجھیں. میں نے دوسروں کا لفظ استعمال کیا کیونکہ پھر جذبہ کچھ اور ہوتا ہے. جب آپ کے اپنوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو جذبہ دل سے نکلتا ہے. فیضان، ینگسٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہم نے بڑا جذبہ دیکھا الحمدللہ. اور ینگسٹرز میں تو اتنا جوش ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی خود بھی چلے جاتے ہیں، ہمت بھی ہوتی ہے، عمر بھی ہوتی ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے ملک کے لیے، لوگوں کے لیے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کے دوستوں نے اور ارد گرد جب آپ اپنے ینگسٹرز کو دیکھتے ہیں تو کیا جذبہ آپ دیکھتے ہیں؟ میم سب سے پہلے تو ایک بہت دکھ کی گھڑی ہے پورے ملک کے لیے، جو 70% ہمارا ملک افیکٹڈ ہوا ہے فلڈ کے ساتھ. اور بہت ایک یونٹی کا ماحول بھی نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پر ینگسٹر، جیسا کہ میم نے کہا، بہت زیادہ والنٹیئر بھی کر رہے ہیں. بلکہ ہماری خود ایک آرگنائزیشن ہے، میرے والد صاحب شفقت علی خان صاحب، شام 84 میوزک سرکل کے نام سے. تو بہت سے میوزیشنز بھی ہیں سندھ کے علاقے کے، بلوچستان کے علاقے کے، جو کہ افیکٹڈ ہوئے اس چیز سے، جن کو ہم پرسنلی بھی جانتے ہیں. تو ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں ان کو وہاں پہ مل کے. ہمارے بہت سے دوست جو کہ اوورسیز ہیں، پاکستانی ہیں لوگ، اور بہت سے لوگ جو کہ پاکستانی نہیں بھی ہیں، وہ ہیلپ کر رہے ہیں اس کوز میں. اور ہم وہاں پہ پرسنلی ڈونیٹ کر رہے ہیں اس پیسے کو تاکہ وہ کھانا کھا سکیں. اور دیر آر اے لاٹ آف فیملیز آف میوزیشین. اور اس کے علاوہ بھی جو وہاں پہ لوگ ان کے جاننے والے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم ڈونیشن کریں جتنے بھی اکٹھی ہو سکے. اور وہ ایک سلسلہ بنا ہوگا اور اس کو ہم جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس منتھ کے اینڈ میں ہم انگلینڈ جا رہے ہیں فور اے پرفارمنس. ایک بہت بڑا فنڈ ریزر وہاں پر آرگنائز ہو رہا ہے چیریٹی کے لیے.
तो वो जितना भी जनरेट होगा वहाँ पे मनी वो सारा डोनेशन रिलीफ बिल्कुल फंड सही। में जाएगा। और आपने फ्लड फैक्ट्रीज के लिए खास तौर पे एक दुआ भी जो है जी बिल्कुल, वो मैंने खास तौर रिकॉर्ड पे की है, रिकॉर्ड बिल्कुल। की है, वो हम कुछ देर में ज़रूर जी, बिल्कुल। नाजरीन के साथ जो है और हम भी सुनने की जी, जी, सादत ज़रूर। हासिल करेंगे। सब ग्राउंड रियलिटीज़ की जब हम बात करते हैं, यंगस्टर्स के में जज्बा बहुत है, सब लोगों में है। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल भी कि किसी फलां में नहीं है, बल्कि मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा हो जाता है, उसको चैनलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। हमने ज़लज़ले में भी देखा, सैलाब जो 2010 में आया उसकी सूरत हाल में भी देखा, वो फिर एक जगह पे इकट्ठे ज़्यादा लोग हो जाते हैं, वो बाइस रहमत बनने के बजाय बाइस ज़हमत बन जाते हैं। तो इस बार किस तरीके से आप लोगों ने मैनेज किया है कि अगर लोग आना भी चाहते हैं फिजिकली तो केओस ना मिट जाए, बजाय इसके कि हेल्प हो वो बल्कि उल्टा उनको संभालना पड़े? तो थोड़ा सा इस मैनेजमेंट के बारे में बताइए। जी, ये आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट उठाया है और इस सिलसिले में एनडीएमए ने कुछ डायरेक्शंस भी इशू की थी हमारे लिए ओवरऑल कि कैसे मैनेज करना है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, एक तो इसमें ये प्लान का बाकायदा हिस्सा है कि गैर ज़रूरी जो मूवमेंट है उन इलाकों की तरफ जाने के लिए जहाँ पे ये फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, बस सिर्फ देखने के लिए ना जाया जाए, गैर ज़रूरी तौर पर उन रास्तों से भी ना गुजरा जाए, ताकि रिलीफ एक्टिविटीज़ इसको कंट्रोल किया जाए। बाकायदा गाइडेंस और मैपिंग की गई है हर ज़िले में, हर जगह पे पूरे मुल्क में कि किस तरफ से मूवमेंट होनी है, किस तरफ से। एक तो रास्ते ब्लॉक हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग सिर्फ ये देखने के लिए जाना चाहते होते हैं कि हो क्या रहा है। एक तो इसको कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरा एक जो आपने पॉइंट उठाया है इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि हर जगह पे लोग कलेक्शंस कर रहे हैं। ऐसा ही है। हर प्रोविंस ने अपने अपने तौर पर जो पीडीएमएस बने हुए हैं एनडीएमए के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए, उन्होंने अपने अपने फोकल पर्सन बनाए हुए हैं। अब पंजाब की हद तक मैं देखता हूँ इसको, गवर्नमेंट ने मुझे मुकर्रर किया हुआ है कि जो लोग मदद करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें। सबसे इजी वे ये है, हमें बताएं कि क्या क्या कंट्रीब्यूट वो करना चाहते हैं, क्या सामान है उनके पास, और अगर अभी तय नहीं किया मनी है तो हम उनको गाइड करें कि इस वक्त इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। और फिर जब वो आते हैं तो हम अपनी लिस्ट में शामिल करके कोऑर्डिनेट करवाते हैं मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट में। सिमिलरली पूरे मुल्क में हो रहा है। ठीक है। उस जगह पे फिर वहाँ उनको जब पहुँचते हैं उनके लोग ट्रक लेके या सामान लेके, दो तरीके हैं, या तो हमारे हवाले कर दें तो हम भिजवाते हैं, खुद ले जाना चाहें तो फिर वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ उनको बाकायदा रिसीव किया जाता है। फिर वहाँ जो लेटेस्ट पोजीशन होती है कि इस ज़िले की इस तहसील में इस बस्ती में ये चीज़ नहीं पहुँची, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, उसको वहाँ भेजा जाता है, फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। अब देखें, एक जगह फूड हमने पहुँचा दिया, एक जगह हमने बिस्तर पहुँचा दिए, चारपाइयाँ पहुँचा दी, टेंटेजेस पहुँचा दी। अगर कुछ और दोस्त लेके सीधा वहाँ पहुँच जाए और फिर उसी जगह दे के आ बिल्कुल, तो वो जाए और उससे अगली बस्ती या साथ वाली बस्ती रह जाए, बिल्कुल सही। इसमें एक इनसिक्योरिटी का एस्पेक्ट आ जाता है। हम तो एक अच्छी जगह पे बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, जो लोग उस इलाके में बैठे हैं ना, उनको एक इनसिक्योरिटी भी होती है कि आज ये 2 फूड हैम्पर हमें मिल गए हैं, सही। तो एक और भी आ जाए तो ठीक है। इनसिक्योरिटी है ना, फिर कब मिलेगा। बिल्कुल। तो ये भी चैनलाइज हमने मिल के करना है। और एक ख़ास तौर पर अहम बात जो समझने वाली है कि अपने रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करें। कोई इंसान या कोई एक ग्रुप या कोई इदारा इतनी अमाउंट रखता है, एक की कैपेसिटी इतनी अमाउंट की है, एक पूरा इदारा ह्यूज बल्क वो स्पेंड कर सकता है। हर एक को डिफरेंट किस्म की जो अंडरटेकिंग है लेनी चाहिए। कुछ इमीडिएट रिलीफ है, फूड प्रोवाइड करें, शेल्टर प्रोवाइड करें, टेंट प्रोवाइड करें, मेडिसिन प्रोवाइड करें, पीने के पानी की वहाँ बड़ी शॉर्टेज है, पोर्टेबल फ़िल्टर वहाँ होने चाहिए, ये प्रोवाइड कर भी लें लोग। लेकिन इसके साथ अगला एक स्टेप पाना है कि इन लोगों ने अपनी अपनी बस्तियों में वापस जाके बैठना है। वो फॉरएवर सड़कों पे या कैंपों में नहीं रहेंगे, वहाँ उनको आर्जी तौर पर घर बना के देने हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। इस पे आप काम करना चाहिए। बड़े बड़े इदारों को आगे आके जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये जैसे फंड रेजिंग बड़े ग्रुप करते हैं, तो अगर एक बड़ा ग्रुप अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट इकट्ठी कर लेता है, वो मुतल्लिका सूबों के मुतल्लिका इदारों से रब्ता करे कि वी हैव गॉट दिस मच अमाउंट, हमारे पास ये डिज़ाइन है घर बनाने का, हम उनको ये सामान मुहैया कर सकते हैं, वहाँ जाके सामान दिया जाए। लोगों को इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ज़रिए उनको कहा जाए कि भाई अपनी अपनी चीज़ें अब खुद घर बना लें दोबारा, ये गार्डर ले लें, टी आयरन ले लें, फलां चीज़ें ले लें। तो इसको अब ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और फिर शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, अभी तो रिहैबिलिटेशन का सिलसिला है, उसका आगाज़ होना है, वो लॉन्ग टर्म गोल्स में, वो भी एक लंबा प्रोसीजर होगा ख़वातीन हज़रात। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमने अपने बहन भाइयों की मदद करनी है। और खुदारा, मेरी 9 साल की बेटी है, मेरी 9 साल की बेटी की ज़रूरियात और ख्वाहिशात, एक ऐसा बच्चा जो इस वक्त सैलाब की जद में आके बग़ैर किसी छत के बेआसरा बैठा हुआ है, उसकी ज़रूरियात से कैसे मुख्तलिफ हो सकती हैं?
उन बच्चों की भी ज़रूरियात को समझते हुए मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि अगर छोटे छोटे खिलौने भी अगर आपा हम दे दें तो बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएं, क्योंकि देखें बड़ों को तो शायद बड़े भी नहीं संभल सकते और समझ सकते, बच्चों को कैसे संभालें, वो तो एक ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे इस वक्त, क्या कहेंगी? बिल्कुल, बल्कि उनको तो पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको किसी चीज़ का नहीं पता होता। तकलीफ तो माँ बाप होती जो सोचते हैं कि बच्चों ने, बिल्कुल, हमारे बच्चों को हमने किस तरह रखना है, उनकी तो बस समझ नहीं आ रहा कैसे ये सब कुछ हैंडल होगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत 70% पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हुआ है, और सुना ये है कि और भी होने वाला है। बिल्कुल, अल्लाह ना करे, लेकिन अल्लाह ना करे, लेकिन ये स्टैट्स एंड फिगर्स भी हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से ख़ुसूसी नशरियात हम साथ हैं तुम्हारे में एक वक्फे की तरफ बढ़ें। नेटवर्क लाहौर सेंटर से ख़ुसूसी नशरियात हम साथ हैं तुम्हारे में एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इस ख़ुसूसी नशरियात का एहतमाम तो किया गया पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से, लेकिन PTV के मुख्तलिफ सेंटर्स पे भी, PTV न्यूज़ की हम बात करें, PTV ग्लोबल की बात करें, PTV होम की बात करें, PTV नेशनल पे भी ख़ुसूसी प्रोग्राम्स भी दिखाए जा रहे हैं और ये नशरियात बराह रास्त देखी भी जा रही है और दिखाई भी जा रही है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त आपके बहन भाइयों को आपकी मदद की ज़रूरत है। खुदारा जो उम्मीद का दामन है वो ना हमने छोड़ना है और ना हमने उनको मायूसी के रास्ते पर लेके जाना है। ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखिएगा, और ये मेरा बड़ा ईमान है इस बात पे, और ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहती हूँ। मुझे अशफाक साहब की बात, बाबा जी की बात याद आती है, और PTV पे उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए और यूट्यूब पे फिर अब हम देखते हैं उनको। अशफाक साहब हमेशा कहते हैं कि हमेशा ये बात याद रखो, बात का मफहूम बताते हुए, कि आपने ये नहीं समझना कि आप दे रहे हो, आप खुदा के दिए हुए में से दे रहे हो। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि जो आप दे रहे हो वो आपका तो है ही नहीं, वो तो मेरा रब, मेरा परवरदिगार आपको अता कर रहा है और आपने उसमें से देना है, तो यकीन जाने उस काम में और उस नीयत का आपको फल भी मिलता है और उस काम में बरकत भी आ जाती है। हमारे साथ ब्रेक के बाद हमारे एक और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और TV स्क्रीन के फैमिली मेम्बर भी हैं, और इनको हम फिल्म्स पे भी देखते हैं और अगेन जोश और होश के साथ काम लेते हैं। तो हमने सोचा कि कामरान मुजाहिद साहब को भी बुलाया जाए, इनको खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान, बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। जो इस वक्त सूरत हाल है, और अभी आप रास्ते में भी थे, आप बता रहे थे, आप देख भी रहे थे लाइव स्ट्रीमिंग पे। कामरान, इस मुल्क में लोगों में हमारे बड़ा जज्बा है माशाल्लाह से, और डायरेक्शन भी है यंगस्टर्स में। आप क्या समझते हो इस वक्त क्या ज़रूरत है ज़्यादा? इस वक्त मैंने एक चीज़ देखी है कि यंगस्टर्स जो है ना वो ज़्यादा डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जैसे अब मुख्तलिफ ऐप्स आ गई हैं, तो उसके ऊपर जो लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब स्टार्स की बात तो है ही, लेकिन उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स हैं, तो वो लोग अब आज के दिन में रोड्स पे निकले हुए हैं और बहुत अच्छी डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि उनकी इकट्ठी की हुई डोनेशन हकदार के पास पहुंच भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सबसे अहम बात यह है कि डोनेशन इकट्ठी करने के बाद उन तक पहुंची जाए, पहुंचाई जाए, तो वो पहुंच रही है उन तक। बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज़ देखने को बड़ी अजीब सी लग रही है कि मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही है सामने कि जब उस इलाके में जाते हैं, ट्रक जब जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो डंडे लेके खड़े हुए हैं, वो लोग ट्रक पे हमला कर देते हैं। और वो क्योंकि वो जाते हैं 25 फैमिलीज के लिए, तो वो 3 फैमिलीज ले जाते हैं। यानी बेसिकली सब मैं इसको एक और एंगल से देखती हूँ कि मैं जज्बाती पहलू से देखूँ, मैं ज़रा किसी और से। ज़ाहिर बात है ज़रूरत है खाने को, एक वक्त की रोटी नहीं है, 2 वक्त की तो रोटी को भूल जाएं, वो फिर ख़ानदान वालों की ज़रूरियात, ये डर और खौफ भी होता है कि ये जो सामान आया ये हमें मिलेगा भी कि नहीं। ये
बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते होते ख़त्म ना हो जाए कहीं, फिर जो हम वेट करेंगे। अच्छा, हमने ज़लज़ले की सूरत हाल में देखा है, सर मुझे करेक्ट कीजिएगा आप बेहतर रहा, और सैलाब 2010 में भी, कि आसपास के इलाके जहाँ पे नहीं इफ़ेक्ट किया था ज़लज़ला 2005 में, 2010 में सैलाब हिट नहीं किया, तो जब डोनेशंस आया करती थी, पैकेजेस राशन के आते थे, एड के आते थे, तो वो लोग भी लाइन में आ जाया करते थे, वो मफाद परस्ती सामने ज़्यादा आती थी, तो जो हकदार हैं वो बेचारे कहीं पीछे रह जाते थे। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा इस बार किस तरीके से ऑर्गेनाइज आप लोगों ने सिस्टम रखा है? देखें, एक तो अहम बात यह है कि जो ज़लज़ले वाला साल था ना, उस वक़्त तक वो इतना एब्रप्ट और हैज़र्ड आया कि हमें तो पूरे मुल्क को 24 घंटे के बाद सही इदराक हुआ कि नुकसान क्या हुआ है। सही। उसके बाद NDMA बनाया गया, फिर PDMAs बनाए गए। अब ये जो इदारे हैं मुसलसल मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म है, प्रोविजन का सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है रिलीफ आइटम्स की, इस पे सारा साल काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब इस दफ़ा तो फिर एक हमारे लिए ये मसला हुआ है ना कि पूरे पाकिस्तान में 200% ज़्यादा रूटीन से बारिशें हो गई हैं, एक ह्यूज है। और KPK में 400%, बलूचिस्तान में 500%, क्वांटम बहुत बड़ा है जिसकी वजह से मैनेज से ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब हम बहुत ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, लेकिन अब जो सामान भेजा जा रहा है ना, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये सामान प्रैक्टिकली किसी चैनल के थ्रू वहाँ जाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ जाना चाहिए। पंजाब में तो हमारा सिंपल सिस्टम है कि या हमारे PDMA के साथ रब्ता करें, सामान हमें दे दें, हम पहुँचाएँगे, या आप हमें बताएं कि दिस मच दीज थिंग्स, ये चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, या ये अमाउंट अवेलेबल है, क्या करना है हम गाइड कर देंगे। फिर हम आगे चैनलाइज भी करेंगे कि आप पहुँचें फ़लाँ जगह पे, आपको फ़लाँ टीम मिलेगी, वो आपको गाइड करेगी, साथ पुलिस की सिक्योरिटी देगी, और ज़रूरत पड़ी तो रेंजर या आर्मी के, पूरा मैकेनिज़्म है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और बाकी जो आपने एक पहली बात की ना, उसको भी समझना ज़रूरी है। अब हालात ऐसे हैं, बेशक कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं, लूट मार भी हुई है, उसमें दोनों एस्पेक्ट हैं, एक इनसिक्योरिटी का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लें, और दूसरा अपॉर्चुनिस्ट हर जगह होते हैं, तो उसका हल हमने मिल के ही निकालना बिल्कुल है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। अलीना, मैं आपकी भी बात को आगे लेकर बढ़ते हुए, आप तो फिर ग्राउंड रियलिटीज़ आपने विजिट किया है, आपका इदारा, आपका जो NGO है वो काम जिस तरीके से कर रही है, आप फिज़िकली खुद भी जाके लोगों से मुलाकात की होगी, क्या स्टेट ऑफ माइंड है? कहना आसान है, सवाल करना भी आसान है, लेकिन आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं। आई थिंक फारूक साहब जिस तरह कह रहे थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन के हालात हैं, जो लूट मार होती है, इट्स अनफेयर टू नॉट एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि भूख है, गलत बात है ना, वो भूख है, आपके आपने अदब बच्चे अदाब की- सारे बिल्कुल, भुला देती है, क्योंकि बिल्कुल, भूख है, ठीक बिल्कुल। है। आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपके मवेशी भूखे मर रहे हैं, आपकी फसलें तबाह हो गई हैं, सब कुछ तबाह हो गया है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो इदारे वहाँ पे जा रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो। लाइक आई सेड कि हम लोग जब वहाँ पे गए तो वी लाइजॉन विद सोशल वर्कर्स ओवर देयर, वी लाइजॉन विद द क्लैंस ओवर देयर, मजारी क्लैन था, दरीशा क्लैन था, हमने आर्म्ड गार्ड्स लिए उनसे, एंड वी मेड श्योर, हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से पहले 3-4 दिन पहले हमारे सोशल वर्कर्स गए राजनपुर के अंदर, उन्होंने हमारी टीम से लोग गए, उन्होंने आपस में लाइजॉन किया, उन्होंने NIC कार्ड्स लेके लिस्ट बनाई ऑफ 1000+ पीपल, और उनको जाके फिर एक सिक्योर 4 दीवारी के अंदर बुलाया आर्म गार्ड्स के साथ, और बहुत सिस्टमेटिकली वहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई। सो जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, आई थिंक ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिल्कुल ऐसा ही है, कि और वो अच्छे काम अपना को भी हाईलाइट mechanism- करना चाहिए, mechanism और जो अच्छा है, काम हो रहा है भाई, बात तो Yeah. ये। अच्छा, थोड़ा सा वही जो स्टेट ऑफ माइंड लोगों का है, और जो एक कैटास्ट्रोफी की वजह से एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, वो बताइएगा। बहुत सारे वाकयात होंगे आपके पास। बहुत से वाक़यात हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं डिप्रेसिंग इंसिडेंट दैट touching, आई हाँ। केम अक्रॉस वाज कि एक बंदे ने मुझे बताया कि मेरा जो बेटा था वो मेरा बच्चा डूब गया मेरे सामने, और मतलब मेरा मवेशी भी डूब रहा था और मेरा बच्चा भी डूब रहा था, एंड आई कुडंट डिसाइड हु टू सेव, क्योंकि अगर मैं इसको मवेशी को बचाता, अगर मैं गाय को बचाता, तो शायद वो मेरे 6 और बच्चों को खाना खिलाने के काम आती है, और अगर मैं बच्चे को बचाता तो शायद मेरे बाकी 6 बच्चे भूखे मर जाते। सो ही लेट हिज सन यू नो दिस फ्लो ड्राउन इन द फ्लड। सो ये हालात हैं वहाँ के। औरतों के पास कुछ खाने को नहीं है, मैल नरिश्ड हैं वहाँ पे सारे बच्चे, औरतें, दे एक्सट्रीमली स्किनी, दे astonishingly, बिकॉज मर्द भी आप वहाँ के देखें तो आपको नज़र आता है कि खाना नहीं मिल रहा है उनको,
بچوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے, عورتوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے, ویزبلی آپ کو نظر آتا ہے کہ میل نرشڈ ہیں. بالکل. خواتین حضرات, آپ تھوڑی دیر کے لیے جب یہ علینا بتا رہی تھی تو میں ویژولائز کر رہی تھی کہ کس کیفیت سے انسان گزر رہا ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو بچائیں یا اس جانور کو بچائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو روزگار ملے گا, اور آپ کے باقی 5 بچے, وہ بچہ جو آپ کے جسم کا حصہ ہوتا ہے, آپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے, کتنا مجبور وہ انسان ہوگا کہ اس نے اپنے بچے کی شاید جان نہ بچا سکا. اور یہ وہ واقعات ہیں کہ جو زندگی کے سوچ کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ ہم کیا بامانی زندگی گزاریں یا بے معنی زندگی گزاریں. خدا را اس زندگی کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے کہ سب نے واپس اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے, کچھ ایسا زندگی میں کر جائیں پلیز کہ آپ کی زندگی بامانی ہو جائے. اس وقت آپ کے بہن بھائیوں کو, میں پھر کہہ رہی ہوں, آپ کے بہن بھائیوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کیا کچھ ایک میرے کام کرنے سے کیا ہو جائے گا. ایک کام بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود برکت لے کے آئے گا, یہ آپ بات یاد رکھیے گا. کچھ ایسے بھی گاؤں ہیں سندھ کے اندر خاص طور پہ جہاں تک ابھی تک کوئی پہنچا نہیں. صحیح. کیونکہ وہاں پہ جانے کا راستہ ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں ہے. بالکل راستہ نہیں ہے, اور وہاں پہ لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہیں. بلوچستان میں سڑکیں سر بہ گئی ہیں, آپ تو بہتر طریقے سے, وہ تو انفراسٹرکچر تو سر کس طریقے سے وہ تو ٹرانسپورٹ کرنا. اچھا, آپ اگر ہیلپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ خود پہنچیں گے تو آپ ہیلپ کریں گے, آپ ہیلی کاپٹر کے بھی تھرو جائیں گے تو کتنی ساری پرابلمز ہوں گی. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ تو دیکھیں اس میں ظاہر ہے جب انفراسٹرکچر بہہ گیا ہے تو اب پہلے جب پانی تھا اور جو آئی لینڈ کیفیت میں کچھ ولیجز یا دور دراز تھے تو بوٹس چلی جاتی تھیں. اب پانی جتنا نیچے جا رہا ہے ریسیڈ تو کر رہا ہے, لیکن وہ اس کنڈیشن میں بھی آ گیا ہے کہ اب بوٹ بھی نہیں جا سکتی اور گاڑی بھی نہیں جا سکتی اور واکنگ بھی نہیں ہو سکتی کہ کتنے عرصے سے پانی کھڑا ہے. تو اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ اس کے اندر اس میں بڑا اہم رول ہماری پاک آرمی پلے کر رہی ہے, ایئر فورس کے دوست پلے کر رہے ہیں, نیوی کے جوان اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی ڈومین میں سارے ان ہوئے ہیں, اور ان کے ہیلی کاپٹرز کی سروسز جاری ہیں. ریسکیو میں بھی انہوں نے بہت اہم رول پلے کیا. جو ہمارے ڈومین سے چیزیں یا ہمارے سول ایڈمنسٹریشن سے لمٹ سے باہر ہو گئی تھیں تو ظاہر ہے ہم نے انہی سے ریکویسٹ کی کہ آپ آگے آئیں. ہیلی کاپٹرز انہوں نے پرووائڈ کیے, فوڈ کی پروویژن کے لیے ہیمپر پہنچانے کے لیے بھی سروسز دیں, ایون ریسکیورز بھی انہوں نے بھیجے نیوی نے جہاں جہاں ضرورت تھی. تو اب یہ جو ایسے علاقے رہ گئے ہیں وہاں پہ فوڈ اور اس طرح کی چیزیں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہیں. ایک وے ہے, اب اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ فردر اس کا جو امپیکٹ اور جو ایک سپیل آنا ہے بارشوں کا اس کے بارے میں کہا گیا. وہ ایکسپیکٹڈ ابھی تک کی جو ہے فورکاسٹ اس میں 12 تاریخ تک تو اتنا زیادہ نہیں ہے, لائٹ رینز وغیرہ ہیں لیکن اس انٹینسٹی کی الحمدللہ نہیں ہے. یہ آپ پنجاب کی صرف بات نہیں, کر رہے ہیں؟ اوور آل پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اس انٹینسٹی کی نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے اس کے اندر اگر تھوڑا بہت بھی فردر پانی آتا ہے اسی جگہ پہ جہاں جہاں ہے تو وہ یہ ہے. اس میں ایک جو ہم پریمپٹیو میئر کرتے ہوتے ہیں, پہلے آپ نے بات کی, میں اسی کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس وقت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ پی ڈی ایم ایز این ڈی ایم ایز کے ایڈوائس پہ معززین آتے ہیں کہ بھئی آپ اس جگہ پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو اتنے عرصے کے لیے خالی کر دیں, یہاں پرابلم آئے گا آپ کو, یہاں آپ کے جان و مال کا تحفظ ممکن نہیں رہے گا, تو لوگوں کو چاہیے کہ ہماری اس درخواست کو سمجھیں, وہ ان کے بھلے کے لیے ہے, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. موو نہیں کرتے, اس میں ریزسٹ کرتے ہیں. تو اس میں ایک تو انہیں ایک لینا چاہیے. یہ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ ابھی تک جو ریورائن فلڈ ہے نا, جو ریورز اوور فلو کر جاتے ہیں, خاص طور پر جو ہمارے یہ ناردرن ایریاز میں اوپر بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں کشمیر اور ادھر سے, وہ ہمارے جتنے ریورز ہیں بڑے بڑے ان کو فلڈ کرتی ہیں اور وہ آگے سندھ تک امپیکٹ جاتا ہے. الحمدللہ اس دفعہ اتنا وہ نہیں ہوا کیونکہ بارشوں کا پیٹرن ٹوٹل شفٹ ہو گیا ہے. ابھی ایک عجیب بات آپ کو میں بتاؤں, ہمیشہ آزاد کشمیر اور اس طرف مری اور اوپر زیادہ بارشیں ہوتی تھیں. اس دفعہ 14% روٹین سے کم ادھر بارشیں ہوئی ہیں اور اپوزٹ سائڈ پہ 200% زیادہ ہوئی ہیں. 200%, 200%. جی. تو اس لیے جو ادھر کا انفراسٹرکچر اور ایکسپیکٹڈ تھنگس تھیں اس کے اگینسٹ تو این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم ایز کی اور گورنمنٹس کی تیاری تھی.
वो जो ये सारा एब्रप्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। बिल्कुल सही, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात आपने गुफ्तगू के आगाज़ में की और हमने ये देखा भी है, जानते भी हैं और मानते भी हैं कि एनडीएमए की बात करें, पीडीएमए की बात करें, तो फिर वो जलजले के बाद जब इसको बनाया गया इन इदारों को, तो फिर आप लोग वो साल के 300 मेरे ख्याल में 365 डेज ही राउंड द क्लॉक एक प्लानिंग चल रही होती है कि खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफात आ जाए या कुछ ऐसी कलामती आ जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर आप लोग तैयार होते हैं। बिल्कुल, रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि ये एरिया जो है वहाँ अर्थक्वेक का ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, पंजाब के ये एरियाज, सिंध के ये एरियाज, बलूचिस्तान के ये एरियाज, यहाँ बारिशों की वजह से आना है। अब एक इंटरेस्टिंग या मतलब बदकिस्मती ये हुई है कि जहाँ छोटे छोटे डैम्स बने थे, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के इलाके में, KPK में, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन थे जो कंप्लीट थे, बारिशों का इतना ज़्यादा पानी आया है कि वो एक दफ़ा पुल अप हुए हैं, पुल अप होने के बाद क्वांटम ह्यूज जब इकट्ठा होता है और फिर जब वो ब्रेक हुए हैं तो उससे फिर डैमेज का क्वांटम बढ़ जाता है। और ये सारा जो इम्पैक्ट है ये क्लाइमेट चेंज का है। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी कि देखें क्लाइमेट चेंज एक अजीब इम्पैक्ट ये आया है कि आप एनालिसिस करें, जिस वक्त हम मार्च में हमारे यहाँ गर्मी शुरू हो गई, बाहर तो हमने देखी नहीं इस साल, मार्च में शुरू हुई है, मई के एंड तक हीट वेव पीक के गई है, जून में यकदम बारिशें शुरू हो गई हैं जब हमारे पास हीट वेव आया करती थी। और जिन जिन इलाकों में अगर आप चार्ट उठा के देखें तो मैक्सिमम जितनी गर्मी ज़्यादा पड़ी है ना जिन जिन इलाकों में, वो सिंध के हैं, कुछ पंजाब के ये साउदर्न इलाके हैं, बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, इवन काबल कंधार तक भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो उन्हीं एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। बिल्कुल ठीक। और वो जो एयर पॉकेट बन जाती हैं ना, एयर प्रेशर कम हो जाता है और जितनी गर्मी ज़्यादा पड़ती है उतनी वेपोरेशन समंदरों से ज़्यादा होती है, बे ऑफ बंगाल वगैरह से, फिर उतनी पोटेंट एयर्स निकलती हैं, ज़्यादा मॉइस्चर होता है उनके अंदर। तो जहाँ उनको गैप्स ज़्यादा मिले हैं गर्म हवा की वजह से और सॉफ्टनेस की वजह से, वहाँ वो बार बार पहुँची हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ बारिशें हुई हैं। तो ये एक इम्पैक्ट ऐसा है। अब हमने आगे आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज से भी लड़ना है, इसमें हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सही। कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगी कि सब मिलके ना अल्लाह मियाँ से अपने गुनाहों की तौबा करें। सही। और अल्लाह ही रहम करने वाला है, बस जो आगे आने वाला है वक्त उसके लिए दुआ मांगे। और अल्लाह मियाँ कहता है देने वाले को मैं देता हूँ। वाह वाह, इस पे आप अगर बिलीव कर लें तो आपकी सारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। और आसान आप अगर 1000 किसी को देते, अल्लाह मियाँ कहीं से आपको 2000 दे देते। ऐसा ही है। और ये मैंने देखा, ये मेरा तजुर्बा है सारी ज़िंदगी का। हम सबका है आपा, और अगर इस तजुर्बे को समझ जाएं तो समझना भी ज़रूरी है, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए, उसका एहसास करते हुए हम उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। और कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि हमने गम बांट के उनको कम करना है और हमने अपने बहन भाइयों को बताना है कि इस लम्हा, इस घड़ी हम उनके साथ हैं और आखिरी सांस तक हम उनके साथ रहेंगे और उनको दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। आमीन सुम आमीन। दुआ की बात आपा ने की, तो फैज़ान आपने जो खूबसूरत सी दुआ तश्कील दी है, मैं अल्फाज का सही चुनाव करते हुए मैं चाहूँगी कि वो बिस्मिल्लाह करें उसकी। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं और वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आप मैसेजेस करना चाहें, दिल की बात, आइए मिल के कथासिस करते हैं, गम बांटते हैं। इंसान है,
انسان خوش بھی ہوتا ہے. زندگی ہے, زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. اصل انسان میں سمجھتی ہوں اور مضبوط انسان وہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اگر مسئلہ بھی آ جائے, پریشانی بھی آ جائے, پریشانیاں تو پھر بہت ساری, لیکن اگر چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی, ہمت نہ ہارے. سو اب یہ وہ وقت ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی کہ جن کو ہماری ضرورت ہے, ہم نے ان کو وہ امید کی کرن اور امید کی روشنی کے ذریعے وہ ہمت اور وہ حوصلہ دینا ہے. اور میرے ملک کے ہر ایک ایک شخص میں, ہم بچوں کی بات کریں, نوجوان نسل کی بات کریں, بڑوں کی بات کریں, پاکستان سے باہر مقیم پاکستانیوں کی بات کریں, جذبہ بڑا ہے. سو آئیے مل کے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے دل کی باتیں شیئر کیجیے. آپ کے میسیجز پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. بریک کے بعد دوبارہ سے تعارف میں کراتی چلوں. میڈم سنگیتا جی, میں تو سنگیتا آپا کہتی ہوں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران مجاہد کو بھی ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں, پروگرام میں موجود ہیں. لیکن بریک کے بعد میرے سینئر ہیں, میرے سینئر کولیگ بھی ہیں, ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی باتیں ہم غور سے سننا چاہتے ہیں, اور صرف غور سے سننا نہیں, ان باتوں پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑا کمال ہے, ہنر ہے, جو نور الحسن صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص عنایت کی ہے کہ ان کی بات نہ صرف ہم سنتے ہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں. سو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے نور الحسن صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ. نوازش. آپ کے سامنے تو بولنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم آپ کو سننا چاہیں گے. جیتی رہے آپ. بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ تشریف رکھتی ہیں جی ویکینڈ ایٹ ہوم کی فیملی ممبر ہیں, اور ایموشنل ہیں, یہ بہت جذباتی ہیں. اور میں نے کہا کہ سعدیہ, آج کی اسپیشل پروگرامنگ میں آپ کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ انسان کا ہنستا مسکراتا ہوا تو چہرہ ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کا, لیکن دوسروں کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے دل کی بات کرنا, وہ جذبہ بھی دیکھنا چاہیے. سعدیہ ارشد کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں شروع سے ہمارے ساتھ شامل ہیں فیضان, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو جی. نور الحسن صاحب, نور بھائی میں کہوں, نور کہوں, نور صاحب کہوں, نور بابا کہوں, سب بڑا کمال آرٹ ہے آپ کے پاس کہ لوگ آپ کی بات سنتے بھی اور عمل بھی کرتے ہیں. جذبہ ہمارے, آپ ایسا سوچتی ہیں, یہ آپ کی خوشگمانی ہے اور آپ کی مہربانی ہے. سب سوچتے ہیں ویسے ہی. جذبہ کائنڈ اینڈ سویٹ آف ایوری بڈی. میرا جذبہ ہمارے ملک میں بہت ہے. آپ تو فزیکلی جاتے بھی ہیں, آپ کا انٹریکشن جتنا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, جو ہمارے ملک کو جب جب مصیبت کی گھڑی آئی, ہم زلزلے کی بات کریں, پھر 2010 کے سیلاب کی صورتحال کی بات کریں, اور اب کی بات کریں, ہمارے ملک جاگ اٹھتی ہے. جذبہ بہت ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مجھے لگتا ہے جس کا جو کام ہوتا ہے نا, وہ وہی کام کرتا ہے. جیسے کافی لوگوں کو چوروں سے شکوہ ہوتا ہے کہ وہ چوری کیوں کرتے ہیں. اس میں شکوے کی کوئی بات نہیں, ان کا کام ہے چوری کرنا, وہ چوری کریں گے. جس نے کسی کا کوئی دکھ چرانا ہے, جس نے کسی کی کو مدد کرنی ہے, وہ مدد کرے گا. جس نے امانت کو رکھنا ہے اور اس تک پہنچانا ہے, وہ کرے گا. تو اتنے بہت سارے لوگ ہیں. اور اب میں اگر ابھی نام لیتا چلا جاؤں, مطلب اخوت میں ڈاکٹر امجد ثاقب کو دیکھیں, اقبال خان مان صاحب کوشش ٹرسٹ کو دیکھیں, اللہ والے ٹرسٹ ہمارے شاہد لون صاحب, یہ تو میں صرف ادھر لاہور کی بات کر رہا ہوں. پھر جے ڈی سی کراچی میں ایدی صاحب ہیں. اور مطلب, اور پھر سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف مسئلہ اب این جی اوز کا نہیں ہے. ہمارے ڈاکٹر حسین مبشر صاحب کہتے تھے کہ ہمیں این جی آئیز کی بھی ضرورت ہے, نان گورنمنٹ انڈیویجولز کی بھی. تو وہ سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں کانشیس ہوتا ہوں نا کہ ایک کیمرہ یہاں ہے, ایک کیمرہ یہاں ہے, ایک آپ کو ادھر سے کٹ کر رہا ہے, تو یہ وہ والی ٹرانسمیشن ہے جس میں اللہ کے کیمرے آن ہیں. تو اس میں کم کم یہ والی فوٹو بنائیں, زیادہ زیادہ وہ والی فوٹو بنائیں جو ادھر سے ہو. وہ لائیو کوریج بھی جا رہی ہے, وہ ریکارڈڈ بھی ہے, وہ ہائی سپیڈ شاٹ بھی جا رہے ہیں سارے. تو اگر آپ اس معاملے میں کیمرہ کانشیس نہ ہوں, اس سے بچیں اور اس طرف چلیں, تو پھر بہت لطف اور بہت مزہ ہے. اور آپ صحیح معنوں میں پوچھیں سندس, تو وہ جو ہم مثال اور طرح استعمال کرتے ہیں, لیکن آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ یہ وہ ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال. اس کو دریا برد کرتے ہیں, پیچھے نہ مڑیں, پھر آگے چلیں اور چلتے چلے جائیں. اور کچھ بھی جیسے تیسے دامے درمے سکھنے جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر وہ وہی والی بات ہے کہ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا شمار وہ ایک وہ جو قطرہ لے کے وہ جو پرندہ نمرود کی آگ کے لیے جا رہا تھا اس میں ہو, یا ان میں ہو جنہوں نے کچھ نہیں کیا. تو وہ میٹر کرتا ہے صرف جذبہ. وہ ایک اتنی سی بات ہے, اور وہ اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس کی کیا ہے. تو اللہ ریا سے بچائے, خدا نہ خواستہ اس چیز سے بچائے کہ آپ کوئی شوخی اس میں شامل ہو جائے یا کوئی دکھاوا شامل ہو جائے. وہ الٹا, بہت ہی زیادہ الٹا اثر اس کا پڑ جاتا ہے. تو یہ پاکستان ٹیلی ویژن بڑا فارچونیٹ ہے. ہم نے درد آشنا اسلام آباد میں بھی, یہاں بھی, سب جگہ. مجھے یاد ہے 99 میں سیلاب آیا تھا, تو اس کی بھی ٹرانسمیشن اللہ بخش طارق عزیز صاحب نے, ہم سب
साथ में थे, तो टीवी ने ये सिखाया है, पीटीवी ने हमेशा। और मदर इंस्टीट्यूशन होने का हक अदा किया है, आपको लगता है? मुझे तो लगता है, मैं जज्बाती वाबस्तगी पीटीवी के साथ भी एक व्यूअर होने की हैसियत से भी। बिल्कुल है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो पीटीवी से सीखा है। पीटीवी पे जैसे अभी नूर भाई ने बताया कि ट्रांसमिशंस जो होती हैं, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना और चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है हम लोग अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन पीटीवी एक ऐसा इदारा है जो लोगों को अभी भी अपने लोगों के साथ जोड़ के रखा हुआ है। तो खैर टीचर है पीटीवी, बिल्कुल ऐसा ही जो कुछ सीखा है यहीं से सीखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सादिया? मैं तो यही कहूँगी कि इतने खूबसूरत अल्फाज की अदायगी करने वाले लोग और इतने लेजेंड लोग जो मेरे साथ बैठे हो, तो मेरे अल्फाज तो शायद बहुत कम और मामूली पड़ जाए, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है, जिस तरह नूर भाई ने भी कहा है कि वाकई नेकी कर और दरिया में डाल वाली बात है। और बेशक नियतें अल्लाह ताला जानते हैं इस वक्त सबकी, और आप थोड़ा थोड़ा करके जिस जगह पे भी करके, क्या पता आपकी दी हुई कोई भी चीज़ इस वक्त किसके पास चली जाए और उसके दिल से यही सोच लीजिए कि क्या दुआ निकल जाए और आपके वो किस तरह से काम आ जाए, क्योंकि हर शख्स को मेरा ख्याल है कि दुआ की ज़रूरत तो शायद है ही, हम सबको ही है। तो वो पता नहीं होता ना किस वक्त उसकी क्या आपके की भी नेकी किस वक्त आपके काम आ जाए। बड़ी बात ये सुना, जो बाबा जी फजल शाह साहब नूर वाले, उन्होंने जो इशफाक साहब से कहा था बाबा जी से, उन्होंने कहा तुसी केड़ा पल्लेयों देना है, वो दे देते जो ही देना है। बड़ी बात है ये। तो और आपने कभी देखा है वो जो रक्स होता है, जो रक्स दरवेश जिसे आप कहते हैं तुर्की में, वो उसकी ये फॉर्म होती है, ऐसा ही है। तो यहाँ से लिया और वहाँ से उसको तकसीम कर दिया। तो भाई यही है सारा, यही जिंदगी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं ये आपा कहती हूँ, ये मेरी सोच है, मैं कहती हूँ चलो इस लालच ही में सही, इस गर्ज के तहत के अल्लाह को हम खुशी कर दें कि अल्लाह हमें इसके बदले कुछ दे दे। ये लालच होती है ना इंसान की, इंसान हर तरह की सोच रखता है, चलो उस कर्ज के तहत ही चलो दे दो, तो सही मानों में अगर मदद हो जाए तो वो फिर लालच भी खत्म हो जाती है और आपको लुत्फ को कुछ और मिलता है। मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में दौलत, शोहरत, इज्जत से सबसे बढ़कर वो तस्कीन है जो आप किसी दूसरे के चेहरे पे लाके मुस्कुराहट के जरिए फैलाओ, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा। आपको पता है इरफानुल हक साहब का प्रोग्राम यहाँ से चलता था, बाबा इरफानुल हक जेलम से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की। उन्होंने कहा अगर तो आपको आराम दरकार है तो आराम आपको मिलेगा आरामदेह बिस्तर से, आराम आपको मिल जाएगा ये घड़ी, फ़ोन, गाड़ी, एयर कंडीशनर, इससे आराम आपको मिलेगा हार्डवेयर से। ये सब हार्डवेयर की चीज़ें जो आप फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि ये सब चीज़ें मौजूद हैं लेकिन मुझे सुकून नहीं है, तो वो आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर से। ये नहीं ख्याल और जो आप सोच रहे हो। अब अगर आप इन चीजों में सुकून ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका रुख कसूर की तरफ हो रहा, आप कह रहे हैं पिंडी नहीं आ रहा, तो पिंडी नहीं आना, कसूर ही आएगा। मतलब बाबा बुल्ले शाह के पास ही आप जाएंगे, लेकिन अगर आपने इधर को जाना है तो फिर आपको रुख भी उधर ही का मोड़ना पड़ेगा। तो ये जो हार्डवेयर की तकसीम है ना, और आजकल में सुंदर आप भी मिले होंगे, हमें भी बहुत सारे लोगों से मिलने आता है, बस वो सब है, नींद नहीं आती रात को। वो नींद इसलिए नहीं आती कि कुछ अमानतें हैं आपके पास और लोगों की, वो उन तक आपने पहुंचानी है। वो जब पहुंच जाएंगी ऐसी अच्छी नींद आएगी, सौखे होके रहेंगे आप। और मुझे लगता है कि दो ही सूरतें इंसान के पास, या वो औखा हो जाए या वो सौखा हो जाए। तो हम जरा सौखा दूसरे में कहते हैं, सौखा है लेट गो कर, लेट गो आगे, ये मुट्ठी जो है ना ये खुल जाए। बल्कि मुझे तो कभी कभी ये लगता है, आपने वो ब्लड अगर या इंजेक्शन लगे ना, तो वो कहते हैं इसको आप कस के बंद कर लें, बिकॉज वो चाहते हैं वेन्स नजर आए। जब वो लग जाए ना फिर वो कहते हैं खोल लें, लेकिन अगर आप तब नहीं खोलेंगे तो दर्द बढ़ेगा। सो ये है, इट्स लाइक ऐसा ही है, दो बस ऐसे ही समझ जाए ना तो इंसान की जिंदगी। फरमाते हैं कि मेरी राह में एक दोगे मैं 70 दूंगा। तो यही आप वाली बात कि यही सोच के अगर हम देना शुरू कर दें तो अल्लाह ऐसी बरकत डालता है। बिल्कुल। अच्छा आपा, मैंने ये भी देखा कि बाहर, जिस तरह पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानी रोज़गार की वजह से जिन भी मजबूरियों या अपनी खुशी के तहत पड़ा, उनमें जज्बा ज़्यादा नज़र आता है। वो फिर वतन से दूरी भी होती है, धरती माँ की याद भी आ रही होती है, अपनों की याद, कोई अपना नहीं भी रिश्तेदारों को उसको भी गले लगाने को दिल करता है क्योंकि पाकिस्तानी तो है कोई, तो वो मुझे लगता है वहाँ पे जज्बा ज़्यादा है। आप तो इतना ट्रैवल भी करती हैं, आपने तो खुद देखा होगा। कि मैं अभी 4-5 दिन हुए मैं शारजा से आई हूँ और कल फिर फ्लाइट है वहाँ जाने की। वहाँ बहुत जज्बा है और मैंने कहा भी है, मैं वहाँ पर जाके सैलाब ज़दगान के लिए इंशाल्लाह फ़ंड इकट्ठा करूँगी और वहाँ एम्बेसी में दूँगी ताकि वो यहाँ तक पहुँचाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। एक दौर में फिल्म इंडस्ट्री के भी तो हमारे फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ और चैरिटी की आपने तो वो, कल हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर रॉयल पार्क में, शान भी आया हुआ था,
इसी टॉपिक पे बात हो रही थी कि भाई क्या करना है। मैं तो जा रही हूँ 20 दिन के लिए, वापस आ जाऊँगी, लेकिन वहाँ जा रही हूँ तो वहाँ पर कोई मकसद इंशाल्लाह करके ही आऊँगी, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ? तो कहेंगे नहीं हम लोग कर रहे हैं सारे प्रोड्यूसर्स और अदाकार मिल के। मैं कहा वो वक्त नहीं है कि आप ट्रकों पे चढ़ के सैलाब इकट्ठा करें, हाँ पल्ले से निकालो, सारे अपने पास से दे दो। अल्लाह मियाँ देने वालों को ही देता है, बस ये याद रखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबसे पहले तो पल्ले से देना चाहिए, हाँ, उसके बाद आप फिर दूसरों के पास जाएं। मिसाल तो यूं ही कायम होती है ना कि मैं अगर खुद कुछ करूं तो मुझे देख के शायद और भी कोई कुछ कर ले। अगर खुद से देना नहीं और आवाज पुकारते रहना दूसरों को, तो यूं तो भाई कुछ नहीं बनता। अच्छा, लेकिन एक ये भी तो है ना, आप सबसे बात कर, हौसला देना। चले दुनियावी लिहाज से चीज़ें तो वो तो ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, लेकिन हौसला कितना ज़रूरी है इस वक्त? हौसले को बुलंद रखना। वो बच्चा जो आपका मेरा 8 साल का होगा, और जितने बच्चे हैं जो वहाँ पे हैं मुतासरीन की फहरिस्त में बदकिस्मती के साथ शामिल हुए हैं, उन 8 साल के बच्चों और मेरे 8 साल की बच्ची की जज्बात में तो फ़र्क नहीं होगा, ख्वाहिशात तो वही होंगी। तो वो जो हौसला है वो देना कितना ज़रूरी है? हकीम मोहम्मद सईद साहब थे ना, तो उनका इदारा हमदर्द जो है, तो मुझे भी कुछ साल पहले मुझे ख्याल है कि ये हमदर्द लफ्ज़ क्या है। हमदर्द यानी तुम्हारा और मेरा दर्द एक हुआ, तो फिर आपके मैं उससे हमदर्दी कर रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा दर्द मेरे दर्द में ही। सवाल ये है कि जैसे मेरा आपका बच्चा गिर जाता है, बिस्मिल्लाह फड़ियों कुछ हो ना जाए, तो ये मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, जो लाहौर का DH है उसके बहुत करीब में BRB गुजरती है, तो BRB का भी रास्ता अगर हमने कभी ढक लिया या किसी दरिया को नाराज़ कर दिया, जिस तरह से हम कूड़ा जितना करकट जितना फेंक देते हैं, उसने भी रूट बदला, तो फिर DHA तो खड़ा का खड़ा रह जाएगा। ऐसा ही है। अब आप कहेंगे हो है तुसी डरा रहे हो, कैसी गल कर रहे हो? तो आपको ये बात सुन के भी डर लग रहा है, लोगों पर गुजर रही है। सो वो जो आप जब बच्चे देखते हैं तो उसका एक बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन वैसे आप उसमें अपने बच्चे को देखें, बस यही मैंने फिर दिल को वो एक पड़ता है ना, फिर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। मैं बहुत माजरत के साथ जब जलजला आया तो उस वक्त मैंने ये भी सुना लोगों से कि नहीं नहीं वो जो पहाड़ों में रहते हैं ना उनको इतनी ठंड वंड नहीं लगती। हाँ, ये तक भी बात आई। फिर ये भी कहा कि यार और कितना देंगे और, ऐसा ही। तो वो बात फिर वही है कि आप कौन सा दे रहे हैं हाँ। पल्ले से, आपको भी तो वो दे रहा है। और वो फल, ये जो जैसे अमरान कह रहा था, आप कभी देखो सुंदस, वही दरख्त चलता रहता है जो फल देता रहता है, फिर उस पर फल लगता रहता है। ये एक ऐसा साइकिल है। ट्रू। अब इट्स ऑल अप टू यू। ये वो कहते थे ना, तेरे मन चले का सौदा है खट्टा और मीठा, तो बस ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कर लें। हाँ, ये बात जरूर कभी देखें कि यार ये जो पोजीशंस हैं ये बदलने में कभी देर नहीं लगती। ऐसा ही है। टेबल टर्न होने में कोई देर नहीं बिल्कुल लगती। ऐसा ही। आप होंगे तो फिर क्या सोचेंगे और क्या होगा। हमने मुजफ्फराबाद में देखा, मैं जब वहाँ जा रहे थे तो लाइन नहीं बन रही थी, तो मैंने कहा बस ये लाइन क्यों नहीं बना रहे, तो उसने मेरी तरफ देख के कहा कि आपको पता है कि ये वो लोग हैं जो कल तक ज़कात देने वालों में से थे, और आज इनके लिए मुश्किल हो रहा है खड़ा होना, इसलिए कि आपके जितने पैसे थे वो सब अंदर चले गए, जो बैंक थे वो गिर गए, वो सब हुआ, लेकिन गुजर गया टाइम, वो भी अल्लाह ने गुजार दिया। सो वक्त की सबसे खूबसूरत और बुरी बात यही है कि ये गुजर जाता है। खूबसूरत और बुरी बात इसलिए बुरी इसलिए कि आप अगर इसमें खुश हैं, आपको लगा ये रहेगा, उम्रें देख लो, मतलब वो नहीं है, एनर्जीज वो नहीं रहती, आपकी लेकिन है, जज्बा रह सकता। आपकी एनर्जी है, इसलिए मैं अपनी तो नहीं बात करूंगी, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी कायम है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। वो मेरा ख्याल है कि ये इसको इतना ही है। और ये जैसे आप सुंदर जब किसी से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ वहाँ वो ज़रूरी है जिसको ये कहना हो कि आई लव यू। सोशल मीडिया पे इतला देना इतना ज़रूरी नहीं कि मैं इसको मोहब्बत करता दूसरे को हूँ, दिखाना उसको कहना मोहब्बत ज़रूरी है कि बस तुमसे करता हूँ, उसको बताओ और आपको बताओ और तीसरा उसको बताओ, तो मेरे ख्याल ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा उससे तो छुपा नहीं रहता। अच्छा, एक चीज़ नूर भाई, मैंने ना बड़ा ट्रैवल किया है, जाता हूँ मुख्तलिफ जगहों पे शूट के लिए, तो एक चीज़ मैंने नोट की है, लैंड माफिया, दरिया खुश्क होता है, दरिया हल्का सा अपना रुख चेंज करता है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर लोग आके आबाद होना शुरू हो जाते हैं और छोटे छोटे गांव बन जाते हैं, और फिर जब इस तरह का फ्लड आता है तो वो पूरे का पूरा गांव बह जाता है, जबकि वो दरिया की ज़मीन होती है। तो इस चीज़ पे भी हम लोगों को गौर करना चाहिए कि भाई, अगर जैसे अभी रावी की मैं बात करता हूँ, अभी तकरीबन कोई 4-5 माह पहले की बात है, रावी के अंदर मैंने देखा कि रावी के अंदर जो है वो झोंपड़ियाँ बन गई हैं और वहाँ पे गायें भैंसें बंधी हुई हैं, तो मैं देख के परेशान हो गया। फिर एक वो नया पाकिस्तान, ये नया लाहौर के नाम से एक स्कीम जो भी XYZ, हाँ बिल्कुल जी, सही, जो भी शुरू हुई, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आए मेरे सामने
اور راوی دریا کے اندر کی زمین بک رہی ہے. بس وہ بہت ساری چیزیں. اچھا کامران، میں ایک بات ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی پھر کہ زندگی گزارنے کا جو ایک ڈھنگ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سوچ کے ساتھ وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں میں تو عقل مجھے لگتا ہے عمر کے آخری حصے تک نہیں آتی، کچھ میں جلدی آ جاتی ہے. خوش قسمتی ہے کہ اگر جلدی ٹائم پہ آ جائے. آپ کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی اور ہم نے پہلے بھی اس کو شیئر کیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ کی سوچ میں آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی کہ جب وہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ کوما میں مبتلا ہوئے؟ تھوڑا سا بتائیے. سب سے جو پہلی چیز آتی ہے نا میرے ذہن میں کوئی بھی کام کرتا ہوں نا، کوئی اچھا کام کرتا ہوں یا میں کوئی پروجیکٹ کرتا ہوں، تو سب سے پہلی چیز میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ شاید اللہ نے مجھے دوسری زندگی اس لیے دی ہے کہ میں نے یہ کرنا تھا. اب اللہ کا شکر ہے میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے، اور مجھے یہ آتا ہے ذہن میں کہ یار اللہ نے شاید دوسری زندگی اس لیے دی ہے کہ میری شادی ہونی تھی، میری پسند کی لڑکی کے ساتھ میری شادی ہوئی. آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ میری شادی نہیں ہوئی تھی. شوبز میں آپ نے مطلب ایکٹنگ کیا تھا، تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے جن ناظرین کو. ہاں جی بالکل. میرا الحمدللہ پی ٹی وی کا پہلا پروجیکٹ، پہلی دفعہ میں ٹیلی ویژن اسکرین پر آیا امبر ماریا، تو وہ اس میں ٹائٹل کیریکٹر میرا، اور پہلا ہی جو ہے وہ اپریشیٹ ہوا اور میں ریکگنائز ہو گیا. تو آہستہ آہستہ کام ملنا شروع ہو گیا. پھر اچانک سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو میری یادداشت چلی جاتی ہے. پہلے تو میں کومے میں چلا جاتا ہوں، کومے سے 7 دن کے بعد واپس آیا تو یادداشت چلی گئی. حالانکہ ڈاکٹرز نے جتنی میری اطلاع ہے کہا تھا کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ 2-3 دن دیکھیں گے، اس کے بعد آپ دفنا دیجیے گا. یہ صورتحال تھی. ورڈکٹ تھا. لیکن اللہ نے زندگی دینی تھی. یہ اس شو میں بیٹھنا تھا میں نے اس وقت ان بڑے لوگوں کے ساتھ. تو یادداشت چلی گئی. جب آہستہ آہستہ پھر فیصل قریشی، نصرت ٹھاکر صاحب، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، پی ٹی وی کے نصرت ٹھاکر صاحب، ڈاکٹر محمد سجاد صاحب، جہانگیر جانی صاحب، توقیر ناصر صاحب، ان لوگوں نے میری بہت ہیلپ کی. خیام سرحدی صاحب. بالکل صحیح. تو ان لوگوں نے نا مجھے کیونکہ ان کے ساتھ بڑا کام کیا ہوا تھا. فیصل کے ساتھ تو بڑی دوستی ہے میری، تو یہ لوگ مجھے پرانی باتیں یاد کرواتے تھے. مجھے ساتھ لے گئے اپنی شوٹ پہ، مری میں چلے گئے، کیونکہ جس پروجیکٹ کے لیے میں گیا تھا اسکرپٹ لینے کے لیے اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ کیریکٹر کیا تھا اسد ملک صاحب، پی ٹی وی پہ چلا تھا وہ پلے. تو وہ مجھے ساتھ اپنے مری لے گئے، اپنے روم میں رکھا، مجھے پرانی باتیں یاد کرواتے تھے. آپ کو کچھ یاد نہیں تھا اس طرح؟ کچھ یاد نہیں تھا. مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ آپ بیٹھی ہوئی نا، میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن آپ کا نام کیا ہے، آپ کے ساتھ میرا ریلیشن کیا ہے، مجھے وہ یاد نہیں پتا تھا. ٹھیک. لیکن وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے بہت جلدی ریکور کرنا شروع ہوا. اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حق لانا شروع کر دیا. میں بولتے ہوئے حق لاتا تھا، ڈائلاگز نہیں یاد ہوتے تھے. ظاہری بات ہے وہ ایک ریکوری تھا، لیکن پھر زندگی کو ایک اور انداز سے آپ نے دیکھنا شروع کیا. بالکل. اللہ نے مدد کی، میرے اندر طاقت دی، میں نے بہت جلدی اس کو ریکور کرنا شروع کیا. اور پھر الحمدللہ اس کے بعد جو پروجیکٹ کیے تو یہی سوچ کے کیے کہ شاید یہی پروجیکٹ تھا. مر گئی شوکت علی، دیکھیں نا. ایسا ہی ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ، بڑے پروجیکٹ کیے، بڑے پروجیکٹ. لیکن ایسے سارے ایونٹس میں نا ایک چیز اور بڑی کمال کی ہے، وہ یہ کہ جو کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن ہے نا، اس کو بدلتے دیر نہیں لگتی. اچھا. نظام الدین صاحب کی ایک ریکارڈنگ تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ ہاڑا آیا کسی پنڈ سے، تو اتنے وہ بیٹھا ہے رشید محمد کنڈے تے آرام نال مزے نال. اگر رشید محمد ہاڑا آیا، کسی دی منجی چلی گئی، کسی دی مجھ چلی گئی، تو تو آرام نہ بیٹھا. انہیں کہ آج ہی تے غربت دا مزہ آیا. ارے کیا بات. گھبرائے تے ڈرے تے وہ تو جہدے کول ہوئے. اور آپ کبھی یہ دیکھیں کہ ہم نے اس مینجمنٹ میں یہ بھی دیکھا اور ایسے وقت میں بھی پتہ لگا، پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے ارن وہ کیا ہے، لیکن جان ہوتی ہے تو چیزیں آ جاتی ہیں. سندر چیزوں سے جان نہیں آتی. جب آپ کو کہو اکٹھا کرو تو اس وقت یہ نہیں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ پڑھا، آپ نے جان بچانی. اور جیسے آپ نے فلوز پانی کے دیکھے اور وہ سب کچھ دیکھا ہے، تو ہوتا پتہ ہے کیا ہے، ہوتا یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کبھی، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، جب ہمیں کوئی کسی چیز سے منع کرتے ہیں نا، ہاں جی ٹھیک ہے جی دیکھیں گے، وہ جو ہوندی ہے ایک ادھا تاپ چڑھتا ہے، بخار چڑھتا ہے، ابا جی بھی یاد آتے ہیں، امی بھی یاد آتی ہیں، گلا بھی یاد آنے لگتی ہیں، کہتے میسج کرتے ہیں آپ مجھے معاف بھی کر دینا. اور جیسے ہی وہ گزرتا ہے ہم پھر واپس بھی آ جاتے ہیں. نسیان کا یہ بھی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ویک اپ کالز ہیں. لیکن ایسی کسی بھی آفت میں آزمائش ان کی نہیں ہے جو آزمائش سے گزر رہے ہیں، آزمائش ان کی ہے جو اس آزمائش سے نہیں گزرے، کہ وہ اپنے امتحان میں پاس ہوں گے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں پاس کرے. آمین. بڑی پیاری بات کی. سعدیہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ اتنے بچے کام کر رہے ہیں، بڑے بھی کام، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ صرف اتنا کہوں گی کہ اپنا جذبہ جو ہے نا
बड़ा खुला रखें और जिस कदर हो सके जितनी जितनी अल्लाह ताला ने आपको जितनी भी तौफीक दी हुई है उससे अगर कुछ बढ़ के भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह भी सब ये बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कभी कभी कहते हैं दे के भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है, तो ये छोटी सी आजमाइश है, इसको इतना बड़ा सबके जिनके ऊपर है, जिस तरह अभी बात हो रही कि उनके लिए तो है ही, हम सब के ऊपर भी है। तो आप कभी आंखें बंद करके कभी खोल के कभी किसी को दिखा के इसलिए भी होता है कि शायद मैं दिखा के करूँ तो शायद अगले को भी एक हौसला मिले कि यार अगर ये कार्य, कभी होता है ना कि आप दिखा के भी करो और छुपा के भी करो, दोनों तरह से करना चाहिए। तो जिस कदर हो सके ज़रूर कीजिए, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे और जिस कदर हो सके हम सबको भी तौफीक दे। सोशल मीडिया के रोल के बारे में क्या कहेंगे? सोशल मीडिया मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हर प्लेटफॉर्म पे भी जिस तरह हम डोनेशन के बारे में बात हो रही होती है और मैं फिर से कहूँगी कि जब वो मंजर आते हैं ना सामने तो यकीन करें कि उस वक्त तो दिल दहल जाता है कि यार ये हुआ क्या है, और यकीन भी नहीं आता कि आखिर ये हुआ किस तरह से और किस तरह से हो गया। खैर एक अल्लाह की तरफ से एक आफत आई है और उसमें अल्लाह ताला हम सबको सब्र भी दे। और सोशल मीडिया के बारे में मैं एक बात कहूँगी कि ये जो लोग कभी कभी कहते हैं ना कि ये क्या है, बाइस ज़हमत ही बन गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर अवेयरनेस मिलती है तो शायद एक बहुत बड़ी अवेयरनेस इस प्लेटफॉर्म बाइस रहमत भी हो सकती है। बिल्कुल सही। सादिया का हम बिलखुसूस शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले फैज़ान की आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम आप पेश करेंगे? जी, मैं एक हमदे ताला पेश कर रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़। तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
जगमगा रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। तलाश इसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। हो तलाशी उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। दिखाई भी ना दे तो नजर भी आ रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। थैंक यू। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की खसूसी नशरियात और खसूसी नशिस्त में आपके ख़ास आपके अपने मौजूद हैं और हम दिल की कुछ बातें कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फरजीन मलिक ने भी। और वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल ठीक है। वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है, इनको भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और हमारी फैमिली मेंबर है माजबीन, और ये मैं ऑन एयर और करना चाहिए, इंसान ख़ता का पुतला होता है। ये गलती हो गई कि ये पहले सेगमेंट से हमारे साथ थी, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला और रुख ऐसा रहा कि इनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। मैं ऑन एयर माजरत कर रही हूँ। माजबीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस, कोई ऐसी बात नहीं। हमारा मुल्क इस टाइम, इस घड़ी में, इस वक्त मुश्किल वक्त में खड़ा है। तो कहते हैं ना, कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है। तो सब आपके ही वो बहन भाई हैं, इंसानियत के नाते उनकी मदद के लिए निकलें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सब। बिल्कुल सही। अच्छा, आप जज्बा कितना आसपास देखती हैं आपके बच्चों में भी और फिर स्कूल्स में भी, ये जो है शऊर बेदार करने की? मेरी बेटी के स्कूल में बात करें, हर बच्चे के स्कूल में ये अवेयरनेस दी जा रही है कि इस वक्त मुल्क की क्या सूरत हाल है। आप बताइए इस हवाले से क्या शेयर करेंगे? सुंदस, बिल्कुल देखें, पहली जो बच्चे की दर्सगाह होती है वो माँ की गोद होती है। माँ अगर बच्चे को इस मरहले में यही बताएगी कि बेटा किसी की मदद करनी है, तो बच्चा वही काम करेगा। तो ये आप अपने घर से ही स्टार्ट करें, फिर स्कूल भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो वही कि बारिश का पहला कतरा तो बने, कतरा कतरा जो है वो दरिया बनेगा, और किसी की मदद से अल्लाह ताला भी बहुत खुश होंगे और आपको उसका सिला भी मिलेगा। बिल्कुल सही। और वो माँ के कदमों तले आपा जन्नत ऐसे तो नहीं है। आपको एक माँ ने अपनी ज़ात की नफ़ी करके बच्चों की तरबियत, तो तरबियत में तो फिर ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। सिर्फ ख्वाहिशात और ज़रूरियात तो नहीं बच्चे की पूरी करनी होती। ये शऊर देना कि माशरे में बाइज़्ज़त तरीके से आपने कैसे अपना रोल प्ले करना है, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल, एक माँ जो होती है ना, वही बच्चे को हर चीज़ सिखाती है। अगर बच्चे की तरबियत सही ना हो तो कोई भी होता है वो यही कहता, माँ ने ये सिखाया, ये माँ को ही जाता है, बच्चे को नहीं जाता। तो मैं कहती हूँ कि माँ को बच्चे को एक एक चीज़ ऊंच नीच समझानी चाहिए, और उनके दिल में ये जज्बा ज़रूर होना चाहिए कि आप लोगों की मदद ज़रूर करें। बिल्कुल सही। चाहे वो किस हाल में है, अगर वो बच्चा है तो वो अपनी पॉकेट मनी से
चाहे वो 10 रुपए भी दे तो वो अप्रिशिएट करे माँ कि नहीं बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल सही। तरबियत सिर्फ माँ का काम होता है या बाप का भी एक किरदार होता है? आप दोनों से बिल्कुल पूछते बाप हुए। का किरदार होता है। अभी आपा ने बात की कि 10 रुपए भी दे जेब से तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे ना अपने बच्चों पे बड़ा फ़ख्र है, तीनों बेटे माशाल्लाह। तीनों बेटों पे, और ख़ास तौर पे जो सबसे छोटा है ना इब्राहिम, तो वो क्या करता है कि अगर वो उसको कोई नज़र आ जाए ना, कोई उसको लगे कि इसको कुछ पैसे देने चाहिए, तो वो अपनी जेब से निकाल के फ़ौरन पैसे दे देता है। अगर अपनी जेब में ना हो तो मुझसे पैसे मांगता है। मैं उसको देता हूँ तो कहता है मैं उसको देने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ नहीं उनको नहीं देना। कहता है नहीं पापा मुझे लग रहा है वो गरीब है, मुझे लग रहा है। ये बाप भी तरबियत करता है। माँ सारा जो है वो माँ पे नहीं होना चाहिए, बाप का भी उतना ही बनता है कि बाप को भी तरबियत करनी चाहिए। दोनों का एक अहम किरदार होता है बिल्कुल जिंदगी की गाड़ी को मुकम्मल कर। मुझे लगता है कि लेकिन अगर आपको ये पता लगे कि आपके पैर के नीचे जन्नत है तो फिर आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये मेरा ख्याल वो एक है। और फिर अगर कहा जाए मकाम की भी बात, लेकिन ये देखा है और अब्बा जी की दुआ जो कहते हैं वो तीर बहदफ होती है। अगर वालिद की दुआ आपको मिल गई वो लौटती नहीं है आसमान से। और मुझे याद है मेरे अब्बा जी एक दिन मुझे कहने लगे तुम पता है मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करता हूँ? मैंने कहा बताएं। कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हारे बदखाहों को खैरखाहों में तब्दील करे। और वो बदलते भी देखे। ऐसा ही है, मतलब आपको लग रहा है कि यार ये तो बंदा नहीं, और वही आपका एडवोकेट बना हुआ है। सो वो फिर पता लगता है कि ये वो एक साइकिल है। लेकिन इसमें आप ये भी देखें, अब जैसे आज में मेरा ख्याल बहुत ख़ास करने वाली बात ये है सुंदस कि ये जो पानी है ना, वाटर वर्ल्ड फिल्म बनी, पानी पे झगड़े होने हैं, जंगें होनी है, अल्लाह हमें पानी दे रहा है, हमें संभालना ही नहीं आ रहा। हम समुद्र में भेज देते हैं और सारा नुकसान उठा के इसी तरह। सो अभी तक हम कंटेन ही नहीं कर पा रहे। तो ये एक मिसमैनेजमेंट है। सो चूंकि ये 75वां साल है, सो इट्स टाइम टू टॉक अबाउट इट। मतलब हड़ जो है वो जो पानी जिसके लिए लोग तड़प रहे हैं, और नजरें और गर्म पानियों की आप सुनते थे ना रशिया के बारे में कि जी वो इस तरफ पोर्ट्स की तरफ ध्यान है, तो ये हमारे पास है। दिस इज व्हाट वी हैव। तो अब कब ये आना है कि हम कहें कि अब हम इसको संभाल भी लें। हमने उन शहरों के बारे में भी सुना कि जी फलां डैम बन जाएगा तो ये शहर डूब जाएगा, डैम नहीं बना शहर फिर भी डूबा। तो इसके बारे में, और मैंने बहुत माजरत के साथ में आपको एक बात कहूँ, और ये मैंने सिंध के हवाले से भी, मैं उन शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने आज से ग्रेटर थल कैनाल बननी थी, दिस इज़ आई थिंक 15-16 ईयर्स बैक। तो उन्होंने कहा कि सिंध में तो इतना भी पानी नहीं है कि मुर्दों को भी नहलाया जा सके। हम मुहावरों में भी बोल देते हैं बात। उसके बाद फिर इतना पानी आया कि हमने लाशें भी देखी। नहीं करनी चाहिए ऐसी बात कि आने की जगह नहीं मिल रही। वो आप ये ना करें इस तरह। अभी तो हमें सैलाब में लाशें आ रही हैं। मतलब हमें इकट्ठा ही नहीं करना आ रहा। अल्लाह हमें दे रहा है, हमें उसको समझ नहीं आ रहा, हम शुक्र ही नहीं अदा कर पा रहे हैं उसका। यानी अगर वही जो कामरान कह रहा था कि दरिया का आप रास्ता रोक रहे हैं, बचपन से आपने सुना होगा सुंदर बेटा पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। ऐसा ही है। तो उसका रास्ता डकोगे वो इधर से निकलेगा, वो और शिद्दत जानना है उसने, बिल्कुल गुजरना है। डॉक्टर साहब ये जो इस वक्त सूरत हाल है, हम सेगमेंट तो रेगुलर करते ही हैं, कितनी बीमारियां हैं, और अभी रिहेबिलिटेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट होना है। अभी तो आप बता रहे थे फारूका साहब भी पहले सेगमेंट में कि अभी एक स्पेल है अल्लाह ना करे, उसका भी एक्सपेक्टेड है या जो भी। लेकिन आप जो जज्बा देखती हैं, जो चैरिटी वर्क किया जा रहा है, हम इस हवाले से भी ऑफर बात कर रहे थे, क्या समझती हैं, इज़ इट इनफ? हमें और चैनलाइज करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन की भी ज़रूरत है उसको कि नहीं? बिल्कुल सुंदर, सभी जो इन्होंने बात की वो बहुत 16 आने दुरुस्त है, बल्कि 100 आने दुरुस्त है कि मिस मैनेजमेंट जो है ना, दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स जो होती रही है। और हमें अभी जो आप चैनल की बात कर रही हो, तो हमें इस बारे में भी बहुत सोचना चाहिए, और अपने तौर पे जो हम कोशिश कर सकते हैं कि डैम्स बने, ताकि हम वही चीज़ हाइडल पावर में हर वक्त बिजली की लोड शेडिंग की कहानी, हर वक्त गैस के शट डाउन होने की कहानी, हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है। वही कौमें कामयाब होती हैं जो अपने रिसोर्सेज को हार्नेस कर लें। और जो आपका सवाल था संगीता आपा से बड़ा अच्छा है कि बच्चों के बारे में, तो उसमें ये है कि जो बच्चा होता है ना, जब आप देखते हो कि छोटा होता है और उसके अंदर ना सिला रहमी अल्लाह की तरफ से वो एक फरिश्ता होता है कि अल्लाह ताला की एक वर्च्यू है, सिला रहमी उसके अंदर पहले ही होती है। अब आपने उसको ये नहीं कहना कि मतलब तुम रहम दिल हो, फलाने को ये दो पैसे दो, फला करो। आपने खुद रोल मॉडल बनना है ताकि वो बच्चा आपके फुट स्टेप्स में जो और चीज़ों में फॉलो करता है कि मेरी अम्मी तो सैलेड खा रही है, मैंने भी खाना है, मेरी अम्मी तो ये करी, तो वो देखें कि आप कैसे पेश आते हो बाकी लोगों से, या इन द टाइम ऑफ मुसीबत आप कैसे रिएक्ट करते हो टुवर्ड्स द अदर एंटिटी, द अदर ह्यूमन। कहते हैं ह्यूमैनिटी इज नॉट बीइंग जस्ट ह्यूमन, इट्स बीइंग ह्यूमेन। ठीक है,
سو ابھی انہوں نے جو کلام بھی پیش کیا وہ اتنا اچھا تھا, اتنا دل کو لگا. ایسا ہی ہے. اور آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں اور انہوں نے جو بات کی وہ ڈیم والی, آئی ووڈ لائک ٹو پش دیٹ فارورڈ کہ یہ چینل بھی ہمیں بہت زور سے پش آن کرنا. بالکل, اور میں تھوڑی سی اس حوالے سے بھی, اور یہ بات جتنی بھی کریں مجھے لگتا ہے ہر وقت کرنی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں درکار ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ٹیکنیکل چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں. لیکن اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ہماری پاکستان کی ون آف دا سینئر اینڈ سیزنڈ اینکر, اور ہم ان کی بات کو غور سے سنتے بھی ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں مختلف چینلز کے اوپر مارننگ شو ہوسٹ کرتے ہوئے, کرنٹ افیئرس کے شو ہوسٹ کرتے ہوئے. فرح سعدیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فرح. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ کی دعائیں, اللہ کا کروڑ بار شکر. فرح یہ بتائیے گا ضرور کہ اس وقت آبویسلی ہم دیکھتے ہیں صورتحال, اور آپ کا زیادہ رجحان بھی ہے, آپ جا بھی رہی ہیں, انٹرویوز بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی زیادہ کرتی ہیں. کیا اس وقت صورتحال آپ دیکھتی ہیں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت قوم کو جذبے کی بھی ضرورت ہے؟ جذبہ تو ہم دیکھتے ہیں لیکن احساس بھی ہے کہ نہیں, یہ محض صرف اور صرف ہم دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ بالکل سندر صاحب ٹھیک کہہ رہی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس دفعہ جس طرح سے سیلاب نے ہٹ کیا ہے پورے پاکستان کو, وہ بہت افسوسناک ہے. اور جو لوگ اس مصیبت میں گھرے ہیں وہ تو مصیبت اور تکلیف میں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائش ان کی ہے, ٹھیک ہے, میں آزمائش تو ہماری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ایک مشکل اتاری ہے, تو جن لوگوں کے اوپر وہ مشکل نہیں ہے, آزمائش ان کی ہے کہ وہ اس مشکل کی گھڑی میں کیسے لبیک کہتے ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ میں, آپ اور سب لوگ جو کہ سیلاب سے محفوظ رہے ہیں وہ اس آزمائش پہ کس طرح پورا اترتے ہیں. بالکل. ابھی تو ایکسس ان علاقوں میں بہت مشکل ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن جو لوگ جا رہے ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں, آل وی کین ڈو از کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ انفورسمنٹ پیسے دے سکتے ہیں, کچھ چیزیں دے سکتے ہیں, جن چیزوں کی جہاں پہ ضرورت ہے وہ سپلائز دے سکتے ہیں. تو ہم ہر طرح سے جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. بالکل. جو مہنگائی ہے ٹھیک ہے, حالات جو ہیں وہ مشکل ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہماری جو ہسٹری ہے وہ ہمیں بتاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تو دوسرے مسلمانوں نے کس طرح سے اپنے بازو بھی کھول دیے, اپنا دل کے دروازے بھی کھول دیے, اپنے گھروں کے دروازے بھی کھول دیے. تو شاید یہ وہی وقت ہے کہ جب ہمارے بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے اسی طرح کے خلوص کی, اسی طرح کے ایثار کی. پھر وہ وقت ہم اپنی ہسٹری میں ہی دیکھتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کے حاضر ہو گئے تھے اللہ کی راہ میں. تو یہ بھی ایک اللہ کی راہ میں دینے کا موقع ہے جو کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو جس کے نصیب میں ہوگا وہ تو اپنا سب کچھ دے کر اس موقع سے جنت اور دنیا کما لے گا. ایسا ہی ہے. تو یہ نصیب والوں کے لیے یہ موقع ہے, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل میں ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نکالے. آمین. اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آمین. بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ کیا کیا ضروریات آپ سمجھتی ہوں؟ ہم پچھلے سیگمنٹ میں بھی, اچھا جذباتی ہیں نا, میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی نیت اللہ, آپ سمجھ نہیں آتی کہ بھوکے لوگ ہیں, لوگ بریانیاں بھی بنا کے بھیج دیتے ہیں, میں نے یہاں تک لوگوں کو دیکھا ہے, روٹیاں بھی دے رہے ہیں. اب وہ رسائی نہیں ہے, وہ تو ڈرائی چیزیں پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہوا ہے, آپ تو ٹرانسپورٹیشن کے اتنے مسئلے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آبویسلی ان جو لوگ اس طرح کی چیزیں بھی بھیجتے ہیں, لیکن تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہوئے کہ کون کون سے ڈرائی آئٹمس اور میڈیسنز میں کون کون سی امیڈیٹ چیزیں جو چاہیے ہوں. ایک تو ڈرائی آئٹمس میں آ گیا یہ جو پنجیری وغیرہ بنا کے دیں, کیونکہ یہ ابھی میں ایک دوست سے بات کری تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا کیا چیزیں چاہیے. میں نے کہا ڈرائی فروٹ چاہیے یہ ساری, تو انہوں نے کہا میں پنجیری بنا کے نہ بھیج دوں ڈبوں میں ڈال کے. میں نے کہا بالکل آپ یہ کام کریں. ڈرائی ملک کی بہت ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ باقی جو ہے جیسے مرنگا وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی, مرنگا پاؤڈر فارم میں دی جا سکتی. آل دیز آر تھنگس جو کہ آپ کی انرجی لیولز کو اور نیوٹریشن کے ویلیو سے بہتر ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے میں نام نہیں لے سکتی چیزیں ہیں جو کہ جیسے ڈبوں میں بند چیزیں وہ زیادہ بھجوانی بہتر ہیں. جیسے بیماروں کو اکثر دی جاتی ہے ایک پاؤڈر ہوتا ہے جو آپ دودھ میں مکس کر سکتے ہیں یا پانی میں مکس کر سکتے ہیں, وہ بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں دیکھیں. اور اس کے علاوہ جو میڈیسنز ہیں, بالکل وے پروٹین, پروٹین پاؤڈر, یہ ساری چیزیں جو نیوٹریشن فراہم کر سکیں. ظاہر ہے آپ آٹا بھیجیں گے تو آٹا بنانا, روٹیاں بنانی بہت مشکل ہے. اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں. اسی طرح چکن کیوبز جو ہیں ان کا جو وہ ڈرائی فارم میں سوپس اویلیبل ہوتے ہیں وہ وغیرہ بھیجیں. اچھا پھر اس میں جب دوائیاں آتی ہیں, دوائیوں میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اورل ریہائیڈریشن سولوشنز, کہ ڈائریا کے وقت وہ جو ایک
ساشے دیتے ہیں وہ بہت ضرورت ہے. اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اس کے علاوہ لائف سیونگ ڈرگس اسٹیرائڈس کی ضرورت ہے. اسنیک وینم, اینٹی اسنیک وینم, اور جو اینیمل بائٹس ہو رہی ہیں, ریبیز, اینٹی ریبیز جو ہے ٹاکسین وہ چاہیے. یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ مچھروں سے بچنے کے لیے وہ جو ریپیلنٹس ہیں وہ بھی تو چاہیے ہوں. بالکل مچھردانیاں. میں اب آپ کو بتاؤں سندس, یہ اقبال صاحب بیٹھے ہیں نا, اکمل صاحب بیٹھے ہیں, سارے سازندے, یہ اگر ساز مجھے بجانا نہیں آتا نا, میں اس پہ اٹیمپٹ کروں گا تو بہت برا ہوگا. وہ کہ جس کا کام اسی کو ساجے دوجا کرے تو باجا باجے. یہ جو اب بتا رہی ہیں تو آپ ان سے پھر رابطہ کریں جو اس کام کو سمجھتے ہیں, ان کے ہاتھ مضبوط کریں. وہاں بھی مجھے پتہ لگا لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے اپنے ڈاکٹر کے وہ بار لگا کے رکھا ہوا ہے ویٹنگ روم میں کہ گوگل سے کیے گئے سوالوں کا جواب بھی گوگل سے ہی لے کے آئیں. تو وہ جو آپ خود کرتے ہیں نا, وہ پھر وہ نیم حکیم خطرہ جان ہی ہے. تو آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں جو اس کام کو سمجھتے ہیں, جو پریکٹس میں ہیں. اور ٹرسٹ ہے تو کریں, ظاہری بات ہے, وہ تو ایک سیدھی سی بات ہے, اور سب لوگ کر رہے ہیں اور آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہوتا ہے. دیکھیے مجمع کے اندر میں جیب تراش بھی ہوگا, ٹھیک ہے, وہ بھی جو آپ کی جیب کاٹ لے گا وہ بھی ہوگا. ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی چیز حاصل کر رہا ہوتا ہے. آپ کو چکنا اور خبردار رہنا ہے. آپ کے پاس وہ لوگ بھی آئیں گے جو آپ کو کہانی بنا کے انیکٹ کر کے بتائیں گے, حقداروں کا حق بھی مارنے کی کوشش کریں گے. تو کیپ یور آئیز اینڈ ایئرز اوپن, اور ان لوگوں کو مضبوط کریں جو آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو آپ کو جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. آپ کو کسی اچھے دوست سے پتہ لگ جاتا ہے, کامران سے مجھے پتہ لگ جائے, میم سنگیتا کسی کو بتا دے. تو اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ آپ یہ نیٹ ورکنگ بنائیں. میں نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی کہ جس دن کو میں جانتا تھا میں نے ان سب کے نمبر آپس میں شیئر کیے کہ بھئی آپ ان سے پوچھ لیں, آپ ان سے پوچھ لیں, تو وہ ہو گیا. وہ زیادہ بہتر ہے. یہ بھی ایک اللہ کا شکر ہے. تو وہ جو اس میں نا پھر تھوڑی سی ہیرو شپ کم ہو جاتی ہے, آپ کی فوٹو کم آتی ہے, تو اس کی نہ فکر کریں. آپ کا کام جائے گا, دعا جو دے گا, جو کہے گا یار جنہیں چلے ہیں بھیجے. اب یہ جتنی ٹیکنیکل چیزیں بتا رہی ہیں, اگر اسی کے پیسے ہوں گے تو وہ اکارڈنگلی خرید لے گا. لیکن اب آپ کہیں میں یہ بھی کروں تو پھر ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ پھر کوکنگ بھی نہ ہو, پھر آپ کہاں تک پہنچائیں گے, آپ کو روٹس کا نہیں پتا, لوگ رستوں کو سمجھتے ہیں, عامی کر رہی ہے وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں. تو وہ سارے لوگ جو یہ کام کرنے والے ہو نا, ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور آپ بہتر محسوس بھی کریں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی جس طرح کہا کہ سیلاب کی ٹرانسمیشن کی پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے, اور اوبویسلی آپ فزیکلی بھی جا کے انٹرویوز کر, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب اس طرح کی نیچرل کیٹاسٹروفیز آئیں تو وہ لوگ فزیکلی تو چلے جاتے ہیں, وہ پھر والنٹیرلی بھی چلے جائیں گے لیکن وہ موبلائز نہیں ہوتے, تو وہ باعث رحمت کی جگہ باعث زحمت بن جاتے ہیں. وہ جہاں پہ ٹیکنیکل سٹاف کام کر رہا ہوتا ہے وہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو کیسے ہینڈل کریں. کہتے ہیں سفر میں اگر 4 لوگ جائیں نا تو ایک کو امیر بنا لینا چاہیے, 3 اس کو فالو کریں. تو ایسے ہی آپ جب پہلی بار جا رہے ہوں گے آپ تو سیکھ رہے ہوں گے, لیکن آپ کے سیکھنے کی کاسٹ پہ نقصان نہ ہو لوگوں کا. تو وہ آپ ایسوں کے ساتھ جائیں کہ آپ کی اورینٹیشن بھی ہو جائے, آپ بھی سیکھ جائیں. اور ریسکیو 1122 والے کمال کے لوگ ہیں, کورسز آفر کرتے ہیں. آپ کو اگر دل چاہے تو آپ وہ 4 دن کے لیے وہاں جا کے وہ سیکھ کے آ سکتے ہیں. وہ سی پی سی کی ٹریننگ وہ سارا وہ سب ہو جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال کی جا سکتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا کامران, ایک یہ بھی سوچ ہے دیکھنے میں آتی کہ ہم نے چلو ایک مرتبہ تو مدد کر دی, بس تو ہماری تو ذمہ داری پوری ہوگی. تو یہ بھی ایک سوچ ہے, اس سوچ کو تبدیل کرنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ یہ تو بڑا آن گوئنگ پروسیس ہے, ابھی ری ہیبلیٹیشن کا فیز بھی آنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو دے دیا یار ایک دفعہ, اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ اس کو ذرا فالو کریں, دیکھیں کہ یار وہ جس مقصد کے لیے آپ نے وہ کیا ہے, اگر دیا ہے, ہیلپ کی ہے, تو کیا وہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر مزید آپ دے سکتے ہیں, آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ دے سکتے ہیں, تو آپ کیوں نہ دیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے. یہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ ہے کہ یار اچھا نور بھائی نے مجھے کہا یار یہ فنڈ ہے تو وہ دے, یار نور بھائی اچھا یار یہ لیں دے دیں. ایک ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد دوبارہ سے نور بھائی مجھے کہے, نور بھائی میں نے دے تو دیا یار بار بار, اگر میرے پاس ہے تو مجھے دینا چاہیے. کیونکہ وہی بات آ گئی, 1 دو گے 70 ملے گا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مغروں نہیں لانا. میں یہ جملہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہی. میں نے ماجی سے پوچھا محترمہ بانو قدسیہ سے, میں نے کہا ماجی کیا کرنا چاہیے, آپ ان کا جواب سنیں. کہنے لگے کاکا جنہ دے نال اج کھڑے ہو نا, سال بعد بھی انہاں دے نال ہی کھلوتے رہنا. ارے اب اس لیے کہ آپ وہ اس کیٹاسٹروفی کو سمجھیں, اس کے والیوم کا اندازہ لگائیں, اور پھر اگین کتنے سیکنڈ لگتے ہیں سندس کسی بھی چیز میں. آج بلکہ کہیں کوٹ ہو رہا تھا, وہ انسان کے بدلنے میں اور وقت کے بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. سندس ایک سمپل سی بات ہے کہ جس کا گھر تباہ ہو گیا ہے, بہہ گیا ہے, اس کے مویشی بہہ گئے ہیں, اس کی پیچھے کتنی لائف ہوگی اس گھر کو بنانے کے لیے.
تو ایک دفعہ کی آپ کی ہیلپ سے یادیں ہوں گی، بچوں کا پیدا ہونا، اس گھر کی ایک ایک اینٹ کے لیے کس کس طریقے سے روزگار کا کمانا، اور وہ بنیادوں سے اکھڑ گیا گھر. تو اب اس گھر کو دوبارہ سے بنانے کے لیے آپ کی ایک دفعہ کی ہیلپ سے وہ گھر نہیں بن سکتا, اس کی پوری لائف ہے پیچھے. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک دفعہ پانی آیا ہے, آپ کا گھر ختم ہو گیا ہے, جب پانی سوکھ گیا آپ پھر وہیں گھر بنا رہے ہیں, کہ مطلب انتظار کر رہے ہیں کہ سال کے بعد یا 2 سال بعد پھر سیلاب آئے اور پھر ہمارا سب کچھ بچ جائے. حکومت کو چاہیے اس جگہ پہ پابندی لگا دے کہ ہوتی ہے. ابھی ہم نے پی ڈی ایم اے کے ریپریزنٹیٹیو تھے, ان سے بات کی تھی کہ وہ وارن کیا جاتا ہے لیکن وہ لوگ اکثر گھر بنا لیتے ہیں ادھر, وہ پہ نہیں سنتے ہیں. یہ چیز کافی ڈسکس بھی ہوئی, لیکن ڈاکٹر صاحب وہی بات آ گئی کہ مدد کا جذبہ تو پھر جاری و ساری رہنا چاہیے, ایک بار کی ذمہ داری نہیں ہے. سندر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو, لیکن یہ سب ہائرارکی ہے نا. کچھ لوگ پیسے دیں گے, کچھ لوگ خریدیں گے. ہماری جو اگلی جنریشن ہے, جو یوتھ ہے, جو زیادہ ایجائل ہے, جن میں انرجی ہے, وہ آگے جا کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گیو دا ڈونیشن ایز پر کیش اور یا اس طرح سے. کچھ لوگ مٹیریل فارم میں دیں گے. یہ سارے لوگ جیسے کہ ابھی نور صاحب کہہ رہے تھے, اٹس اے کولیبوریٹڈ ایفرٹ. ٹھیک ہے, آپ یہاں بیٹھ کے, ہم سارے بیٹھ کے ایک جذبہ اپنے اندر سے جو ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں, جو لوگوں میں آلریڈی ہے ہم اس کو ڈبل فولڈ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہاں سے جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہوگی, جس کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برسائیں. وہ آپ کہہ رہی ہیں یہ جذبہ جاری و ساری, یہ جاری و ساری بالکل اسی طرح رہنا چاہیے جب تک آپ کی سانس جاری و ساری. جب یہ ختم ہو جائے تو بس پھر وہ بھی whatever you can do, just do it. Keep on doing it. ہاں, don't think کہ میں نے کر کے میں سائڈ پہ بیٹھ گیا, کچھ نہیں, بس جو کچھ کر سکتے ہیں نہ کریں. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ even if it's 10 rupees coming from a kid, whatever it is, کپڑے ہیں, جوتے ہیں, دوائیاں پرانی پڑی ہوئی ہیں. ابھی پچھلے دنوں کورونا کے سیزن میں لوگوں نے بڑی ہورڈنگ کی ہے دوائیوں کی, پیناڈولز وغیرہ عام میڈیسنز جو ہیں بڑی اکٹھی کی ہوئی ہیں. بھیجیں, ساری بھیجیں ان کو, جن کو ضرورت ہے ملے. پٹیاں, بینڈیڈز وغیرہ بھیجیں, فرسٹ ایڈ باکسز بھیجیں. فرسٹ ایڈ باکسز تو لائف سیونگ ہوتے ہیں, لیکن یہ بہت کمی آ رہی ہے. سندر صاحب واز ٹاکنگ ٹو ون آف دا ڈاکٹرز ہو واز دیئر, اس نے مجھے کہا کہ یہ جو اینٹی وینم ہے نا, یہ نہیں مل رہا, اسنیک وینم, اور لوگوں کو اسنیک بائٹس بہت زیادہ ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے کافی وہ جو ہے پرابلمز ہو رہی ہیں, ڈیٹریمنٹل ہو رہا ہے وہ. بالکل صحیح. تو یہ اس کا ذرا کچھ جو ہے حکومتی لیول پہ بھی چیزیں جو ہیں they need to be. یہاں یہ وہ سوال بھی عام ہے, خدا نہ خواستہ, کہ وہ لوگ جو اس مشکل ترین لمحے میں بھی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, بس وہ بھی کسی ماں اور باپ کے بیٹے ہیں. انہوں نے یہ سبق کہاں سے سیکھا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ تو منافع کا ٹائم ہے, سیزن ہے, اب نہیں کریں گے, کب کریں گے, سانپ کی دوا روک لو, ڈسپرین روک لو, پینڈول جیسے یہ بتا رہی ہیں. تو پھر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے خوش بختوں میں شامل ہونا ہے یا بدبختوں میں شامل ہونا ہے, یہ چوائس بھی آپ کی. گیا تو میں 3-4 میڈیکل سٹورز پہ پھیرا ہوں, وہ عام ایک جنرل سٹور سے بھی مل جاتی ہے, لیکن وہ پیناڈول نہیں تھی. بڑی سے بڑی دکان پہ پوسٹ میں دیکھ رہا تھا, سندھ کے علاقوں میں پر ڈے 15,000 روپے ٹینٹ کا کرایہ کر دیا ہے. بس آپ دیکھیں 4,000 کا ٹینٹ ایک دم سے 15,000 کا. یہ بس یہ وہی بات آ گئی خواتین نوزاد کہ واپس جانا تو رب کے پاس لوٹ کے ہی ہے. میں 3-4 دن پہلے, پتہ نہیں مجھے یہ بات بتانی چاہیے کہ نہیں, معذرت کے ساتھ, میں جذباتی سی ہوں, بول جاتی ہوں, لیکن میں معذرت ضرور کر لیتی. میں ایک جگہ پہ کھڑی, بیٹی کو اسکول سے لینا تھا تو بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی, کرسی تلاش کر رہی تھی, تو میرے ساتھ میری سہیلیاں ہی تھیں. مجھے سمجھ نہیں کچھ آئی تو میں زمین پہ میں بیٹھ گئی. تو مجھے ساروں نے کہا یہ تم پاگل ہو, تم زمین پہ کیوں بیٹھ رہی ہے؟ تو میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ جانا اس زمین کے نیچے ہی ہے. بڑے سے بڑے بادشاہ سے لے کے سڑک پہ شاید مانگنے والے تک نے بھی اس زمین میں جانا ہے واپس. تو اپنے خدا را رب کو راضی کر لیجئے, کیونکہ جانا ہم نے اپنے رب کے پاس لوٹ کے ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں ہم نے ایک دوسرے کو تو یاد رکھنا ہے, لیکن پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی بقا کے لیے, اور یہ پوری دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک ہیں اور ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد اس ضرورت کے لمحے میں ضرور کریں گے اور جاری و ساری رکھیں گے یہ مدد. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ. معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد. آ جائیے گا فیضان کی آواز میں خوبصورت سا کلام. کلام پیش کر رہا ہوں, ساول مور مہارا, جو کہ ہمارے گھرانے کا ایک کلام ہے. ہر ویلے تانگا یار دیاں
मैं बैठी का गुडारा फाला पावा ते कासद भेजा ते मैं थी गई हाल बीमारा सोने यार बाजो हुण जीवन कूड़े मेरे अंदर दर्द 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 मेरे अंदर दर्द हजारा गुलाम फरीद हुण इवें रोवां जिवें बिछड़ी कूंज कतारा जिवें बिछड़ी कूंज कतारा हो सावल मोड़ मोहारा तत्ती रो रो मैं बात निहारा तत्ती रो रो मैं वाट वाट निहारा सावल मोड़ मोहारा ओ सावल मोड़ मुहारा ओ सावल मोड़ ओ सावल मोड़ मुहारा है सावल मोड़ मुहारा मन मन मनता सोना पीर मनावा मन मन मनेता सोना पीर मनावा मन मन मनेता पीर मनावा मुल्ला कोलो तवीज लिखावा मुल्ला कोलो तवीज लिखावा सती सती जोशी मैं फाला पावा मैं ता कर दिया जतन हजार मैं ता कर दिया जतन हजारा सावल मोड़ मोहारा रो रो मैं बाती निहारा ओ सावल मोड़ मोहारा रो रो मैं बाती निहारा सावल मोड़ मोहारा सावल मोड़